Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्थमार्क के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज आपकी ये थर्ड क्लास है ओलिगोपोली के ऊपर। आज क्लास में पढ़ने वाले हैं गेम थ्योरी वर्जन ऑफ ओलिगोपोली। आज क्लास में पढ़ेंगे किसी भी गेम के की एलिमेंट्स क्या होते हैं, गेम्स के टाइप्स, डोमिनेट स्ट्रेटेजी, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम, न्यूमैन और मॉर्गस्टन का गेम थ्योरी कॉन्सेप्ट। फिर हम देखेंगे प्रिजनर डायलेमा का क्या कॉन्सेप्ट है। देन रिपीटेड गेम्स क्या होती है, टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी का मतलब क्या है ये देखेंगे। एंटी डिटरेंस के बारे में बात करेंगे और क्लास के अंत में हम PYQ भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी हमने लास्ट 2 क्लासेस में ओलिगोपोली मॉडल्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट क्लास हमने देखा था नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली मॉडल्स एंड लास्ट क्लास में हमने देखा था कोलिजिव ओलिगोपोली मॉडल्स, जिसके अंदर हमने बात की थी कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जो फर्म्स होते हैं उनका फोकस होता है आउटपुट डिसीजंस पे मेजरली, जिससे वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। गेम थ्योरी एक दूसरा ऐसा अप्रोच है जो हमें ओलिगोपोली मार्केट को समझने में हेल्प करता है। गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था न्यूमैन मॉर्गस्टन ने 1944 में इन द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। ये बुक का नाम आपको याद रखना है और किसने इंट्रोड्यूस किया था वो आपको याद करना है, और कब किया था इंट्रोड्यूस वो आपको याद करना है। गेम थ्योरी आपका ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर को समझने में यूजफुल क्यों होता है, क्योंकि गेम ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में जो फर्म्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट 2 क्लासेस में कि यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलती है फर्म्स के बीच में ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। इंटरडिपेंडेंसी का यहाँ पे मतलब हुआ कि एक फर्म का डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है उसके डिसीजन पे, और साथ ही साथ उसका कॉम्पिटिटर फर्म या राइवल फर्म क्या रिएक्शन लेगा उसके ऊपर। तो बेसिकली ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जो फर्म्स जो ऑपरेट करती है उनके अंदर फर्म्स के बीच में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलती है, जिसका मतलब होता है एक फर्म का डिसीजन डिपेंड करता है उसके खुद के चॉइसेस पे, और साथ ही साथ उसका राइवल फर्म कैसे रिएक्ट करेगा उस फर्म के डिसीजन पे उसके ऊपर। तो फर्म जो डिसीजन लेती है इस मार्केट के अंदर, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, वो डिसीजन लेती है बाय अकाउंटिंग या बाय इनकॉर्पोरेटिंग कि इसका राइवल फर्म कैसे रिएक्ट करेगा, वो उसको भी ध्यान रखते हुए डिसीजन इस मार्केट के अंदर लेती है। तो गेम थ्योरी जो है वो हेल्प करता है हमें समझने में ऐसे मॉडल्स को जिसके अंदर इंटरेक्शन देखने को मिलता है। इंटरेक्शन मतलब जिसके अंदर इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलती है। जैसे कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर फर्म्स के बीच में इंटरडिपेंडेंसी है, एक फर्म का डिसीजन से उसके चॉइसेस पे नहीं उसके राइवल फर्म के रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ये इसको कहते हैं इंटरेक्शन। इंटरेक्शन है फर्म्स के बीच में, इंटरडिपेंडेंसी है। तो गेम थ्योरी आपको हेल्प करता है ऐसे इंटरेक्शन को मॉडल करने में गेम के रूप में। इस वजह से गेम थ्योरी जो है आपका ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करता है। किसी भी गेम के की एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली हमें 3 की एलिमेंट्स है। पहला आपका प्लेयर्स। प्लेयर्स मतलब अगर हम ओलिगोपोली मार्केट की बात करें तो प्लेयर्स का मतलब यहाँ पर फर्म जो फर्म्स आपस में डिसीजन ले रही है उसको हम बोलते हैं प्लेयर्स। फॉर एग्जांपल फर्म्स इन द ओलिगोपोली मार्केट। स्ट्रेटजीज का मतलब हुआ जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रही है गेम, या जो फर्म डिसीजन ले रही है अपने फर्म्स के लिए, अपने खुद के लिए, वो कुछ एक्शन लेती है कोई, या फिर कहीं कोई डिसीजन लेती है। डिसीजन आपको कुछ हो सकता है रिगार्डिंग प्राइस हो सकता है, फर्म अपने प्राइस के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकती है, अपना आउटपुट के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकती है, अपने एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकती है। तो उन सब डिसीजन क्या बोलते हैं हमें, स्ट्रेटेजीज। सो स्ट्रेटेजी इज अ कोर्स ऑफ एक्शन चूजन बाय अ फर्म। इट कुड बी प्राइसिंग, आउटपुट एंड एडवर्टाइजिंग बाय अ फर्म। पे ऑफ का यहाँ पर मतलब क्या हुआ, जो फर्म ने, जो प्लेयर्स ने यहाँ पे स्ट्रेटेजी अपनाई है उससे उस फर्म को या उस प्लेयर को क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या प्रॉफिट मिलेगा, उसको हम बोलते हैं पे ऑफ। सो पे ऑफ इज आउटकम्स और रिवॉर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेटेजीज प्लेड बाय अ फर्म और अ प्लेयर। तो इन सिंपल वर्ड्स, आसान भाषा में बात करें तो गेम थ्योरी स्टडीज हाउ फर्म्स चूज देयर स्ट्रेटेजीज कंसिडरिंग दैट देयर राइवल फर्म विल आल्सो रिएक्ट। तो गेम थ्योरी स्टडी करता है कि एक फर्म
जो इंटरडिपेंडेंट है दूसरे फर्म्स के ऊपर, वो कैसे अपनी स्ट्रेटजी चूज करती है। स्ट्रेटजी यहाँ पे कुछ हो सकती है फर्म्स के द्वारा, या वो स्ट्रेटजी आपकी प्राइस सेटिंग भी हो सकती है, आउटपुट रिगार्डिंग डिसीजन भी हो सकता है स्ट्रेटजी आपका, एडवर्टाइजिंग डिसीजन भी आपका स्ट्रेटजी हो सकता है फर्म के लिए। सो गेम थोड़ी आपकी हेल्प करती है ये समझने में या स्टडी करने में कि एक फर्म तो दूसरे फर्म के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, वो कैसे अपनी स्ट्रेटजी चूज कर रही है, कंसीडरिंग ये ध्यान रखते हुए कि उसके राइवल फर्म भी या उसके कॉम्पिटिटर फर्म भी उसके डिसीजन पे रिएक्ट करेंगे। तो ये गेम थोड़ी आपकी हेल्प करती है इस प्रकार ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में फर्म्स के बिहेवियर को समझने में। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ गेम्स, गेम्स के टाइप्स। ओलिगोपोली मार्केट के कंटेक्स्ट में गेम थ्योरी स्टडी करती है कि फर्म्स कैसे अपनी स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं। तो इस संदर्भ में तो गेम जो होती है वो दो टाइप की होती है, पहला कोऑपरेटिव, दूसरा नॉन कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव गेम का मतलब हुआ जब फर्म्स कोऑर्डिनेट कर लेती है आपस में और एक एग्रीमेंट, इन्फोर्सबल एग्रीमेंट साइन कर लेती है, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव गेम। ध्यान समझिएगा, कोऑपरेटिव गेम का मतलब है जब फर्म्स आपस में कोऑर्डिनेट कर रही है एंड बाय साइनिंग इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। सिंस यहाँ पे फर्म इंटरडिपेंडेंट है, एक फर्म का डिसीजन या एक फर्म का डिसीजन सिर्फ उसके चॉइस पे नहीं, उसके राइवल फर्म के रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। सो इस केस में फर्म्स जब एक इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट साइन कर लेगी तो उसको बोलेंगे हम कोऑपरेटिव गेम। उसी प्रकार दूसरी तरफ अगर फर्म्स इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रही है, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर रही, तो उस केस को हम बोलेंगे नॉन कोऑपरेटिव गेम। कोऑपरेटिव गेम मतलब फर्म्स कोऑपरेट कर रही है एक दूसरे फर्म्स को ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। नॉन कोऑपरेटिव गेम की फर्म्स जो है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर वो कोऑपरेट नहीं कर रही, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रही है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। कोऑपरेटिव गेम्स, इट इज a game is cooperative if firms can sign an enforceable contract to work together and maximize joint profit। एक गेम कोऑपरेटिव गेम कब कहलाएगा ओलिगोपोली मार्केट के केस में, जब फर्म्स आपस में एक इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट साइन या एग्रीमेंट साइन कर ले साथ काम करने के लिए, जिससे वो अपना प्रॉफिट या जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव गेम। उदाहरण के तौर पर सपोज करो एक मार्केट कारपेट बनाने का कॉस्ट 500 रुपये है, अब बायर्स विलिंग है 1000 रुपये पे करने के लिए। ओलिगोपोली मार्केट है कारपेट्स की, कुछ फर्म्स है इसके अंदर, फर्म्स का मेकिंग कॉस्ट है 500 रुपये कारपेट बनाने का, लेकिन बायर्स जो है, कंज्यूमर जो है, वो 1000 रुपये देने तक ले इच्छुक है, विलिंग है। अगर इस केस में फर्म्स compete करती है, प्रतिस्पर्धा करती है एक दूसरे से, तो उस केस में कंपटीशन करती है अगर फर्म इस केस में, तो यहाँ पे प्राइस वॉर देखने को मिल सकता है, जिससे लोअर प्रॉफिट की सिनेरियो पैदा होगा। वही दूसरी तरफ अगर फर्म कॉपरेट कर ले, लेट्स से दो फर्म्स है, दोनों फर्म कॉपरेट कर ले, एक दूसरे से एग्रीमेंट साइन कर ले कि हम प्राइस फिक्स कर लेते हैं अपना 1000 रुपये, हम इसी प्राइस पे बेचेंगे और आपका प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। अगर ऐसा कॉपरेशन हो जाता है, कॉपरेट करती है फर्म एक दूसरे के साथ बाय साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, तो इस केस में आपका एक गेम बन गया कोऑपरेटिव गेम। तो दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव गेम बिकॉज फर्म कोऑर्डिनेट स्ट्रेटजीज एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट गेम्स का मतलब क्या हुआ? ए गेम इज नॉन प्रॉफिट गेम व्हेन फर्म्स कैन नॉट साइन अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जब फर्म्स कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर रही और इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रही है, तो उस केस में जो गेम कहलाती है उसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव गेम। कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव गेम के अलावा गेम्स को दो पार्ट्स में और बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ मूव्स, जो कि आपका है साइमल्टेनियस गेम और सिक्वेंशियल गेम्स। साइमल्टेनियस गेम्स का मतलब ये है जब फर्म मार्केट करने, जब फर्म जो है अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर रही है एट द सेम टाइम। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्ट्रेटेजी का मतलब है फर्म्स के कंटेक्स्ट में स्ट्रेटेजी क्या का फर्म्स अपने, एक फर्म क्या का स्ट्रेटेजी अपने खुद के लिए बना सकती है, वो प्राइस के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी बना सकती है, वो आउटपुट के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी बना सकती है, वो एडवर्टाइजिंग में कितना स्पेंड करना है उसके रिगार्डिंग वो स्ट्रेटेजी बना सकती है। तो एक फर्म के कंटेक्स्ट में ओलिगोपोली मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजी का मतलब हुआ वो सारे वेरिएबल्स जो फर्म्स के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं, उनके रिगार्डिंग जब डिसीजन लिया जाता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजी। इट कुड बी प्राइस सेटिंग, आउटपुट सेटिंग, एडवर्टाइजिंग, एक्सपेंडिचर। तो ये सारे आपके हो जाते हैं स्ट्रेटेजी एक फर्म्स के कंटेक्स्ट में। तो साइमल्टेनियस गेम का मतलब है जब सारे फर्म्स
जो फर्म्स मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, अगर वो एक ही टाइम पे अपने डिसीजन ले या एक ही टाइम पे अपनी स्ट्रैटेजी चूज करें, उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस गेम। वहीं दूसरी बात सिक्वेंशियल गेम का मतलब हुआ जब एक फर्म पहले डिसीजन ले अपनी स्ट्रैटेजी चूज करे, देन उसके बाद दूसरा फर्म उसको देख के अपनी स्ट्रैटेजी चूज करे, उसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल गेम। तो साइमल्टेनियस गेम्स का मतलब यहाँ पे हुआ जब सारे फर्म्स सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपनी स्ट्रैटेजी चूज कर रहे हैं, तो आपका साइमल्टेनियस गेम्स हुआ। सिक्वेंशियल गेम आपका हुआ जब एक फर्म पहले अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रही है, देन दूसरी फर्म उसको ऑब्जर्व करके उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रही है, देन इट इज सिक्वेशनल गेम। हम बात करते हैं डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जितने भी फर्म्स है वो सब इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। इट मीन्स एक फर्म का डिसीजन जो है वो सिर्फ उसके चॉइस पे नहीं, उसके राइवल फर्म के रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। इट मीन्स अगर कोई एक फर्म एक स्ट्रैटेजी चल रही है, स्ट्रैटेजी यहाँ पे कुछ हो सकती है, प्राइस के रिगार्डिंग डिसीजन हो सकता है, आउटपुट के रिगार्डिंग डिसीजन हो सकता है, और एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन हो सकता है फर्म्स के द्वारा। सो अगर एक फर्म कोई स्ट्रैटेजी परफॉर्म कर रही है तो उसके रिस्पॉन्स में उसका राइवल फर्म भी रिएक्ट करेगा। सो एक डोमिनेंट स्ट्रैटेजी को, एक स्ट्रैटेजी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी फर्म के लिए कब बोला जाएगा? जब वो स्ट्रैटेजी उस फर्म को बेस्ट आउटकम दे रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अदर फर्म डज। ध्यान समझिएगा, ए डोमिनेंट स्ट्रैटेजी इज दैट gives the best outcome for a firm regardless of what other firm does। यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। मान लीजिए एक फर्म ए है, एक फर्म बी है। फर्म ए ने प्राइस के रिगार्डिंग डिसीजन लिया, उसने बोला कि वो प्राइस अपना हाई चार्ज करेगा। जब फर्म ए ने डिसीजन लिया, इसके डिसीजंस पे फर्म बी ने रिएक्ट किया। अब फर्म बी का रिएक्शन कुछ हो सकता है, फर्म बी बोल सकता है कि भाई अब अगर तुम प्राइस हाई चार्ज करोगे तो मैं भी अपना प्राइस बढ़ा लूँगा, हाई चार्ज करूँगा। या फर्म बी बोल सकता है कि अगर तुम प्राइस बढ़ा रहे हो तो मैं अपना प्राइस कम कर लेता हूँ ताकि मैं मार्केट को कैप्चर कर सकूँ। तो ये फर्म बी के स्ट्रैटेजीज होगी या रिएक्शन हो गए फर्म ए के डिसीजन के ऊपर। फर्म ए ने डिसीजन लिया कि अपना प्राइस बढ़ाएगा, और फर्म बी कह रही है, इसके रिस्पॉन्स से फर्म बी दो चीज़ें कर सकती है, या अपना प्राइस बढ़ा ले या अपना प्राइस वो घटा ले। अगर फर्म ए को फर्क नहीं पड़ता कि फर्म बी उसके डिसीजन के रिस्पॉन्स में क्या डिसीजन या क्या स्ट्रैटेजी अपना रही है, अब वो अपने डिसीजन पर स्टिक रहता है, तो वो डिसीजन उस फर्म के लिए या वो स्ट्रैटेजी उस फर्म के लिए क्या बन गई? डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। अगर इस केस में फर्म ए अपना प्राइस हाई सेट करता है रिगार्डलेस कि फर्म बी क्या कर रहा है, तो ये इस केस में फर्म ए के लिए क्या होगी? डोमिनेंट स्ट्रैटेजी होगी। सो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी इज वन दैट गिव्स द बेस्ट आउटकम फॉर अ फर्म। डोमिनेंट स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी होगी जो फर्म को बेस्ट आउटकम दे रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अदर फर्म डज। उसको फर्क ना पड़े कि दूसरा फर्म उसके रिस्पॉन्स पे क्या कर रहा है, उसको नजरअंदाज करते हुए अगर फर्म एक ही डिसीजन पे एक ही स्ट्रैटेजी स्टिक रहे तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। If a firm always earns more profit by choosing a particular strategy, no matter what rival firm does, that strategy is called dominant। अगर एक फर्म को एक स्ट्रैटेजी परफॉर्म करने से हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, नो मैटर कि राइवल फर्म क्या कर रहा है, तो वो स्ट्रैटेजी आपकी कहलाती है डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। इसको हम फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम बेहतर ढंग से समझेंगे। अब हम समझते हैं डोमिनेंट स्ट्रैटेजी को एक गेम के माध्यम से थ्रू। अज्यूम करते हैं यहाँ पे दो फर्म है मार्केट में ए और बी। फर्म ए और बी मार्केट में है, जिनका स्ट्रैटेजी है वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर अपना डिसीजन लेना चाहती है, और देखना चाहती है मैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू डिसीजन लेती हूँ तो उससे क्या रिएक्ट करता है राइवल फर्म, और उसका डिसीजन ऑप्टिमल डिसीजन क्या निकलता है। ये आपको यहाँ पर पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन है। पे ऑफ मैट्रिक्स क्या बताता है? पे ऑफ मैट्रिक्स बताता है प्लेयर्स का या फर्म्स का प्रॉफिट कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर स्ट्रैटेजीज। अज्यूम करते हैं
तो यहाँ पे दो फर्म्स है, फर्म ए और फर्म बी। फर्म ए के बाद दो स्ट्रैटेजी है, या वो एडवर्टाइजिंग करे या ना करे। इसी प्रकार फर्म बी के पास दो स्ट्रैटेजी है, कि वो भी एडवर्टाइजिंग करे या एडवर्टाइजिंग ना करे। हर एक सेल के अंदर फर्म्स का पे ऑफ गिवन है। इस सेल पे ध्यान दीजिएगा, ये सेल क्या कहता है? ये सेल कह रहा है अगर फर्म ए एडवर्टाइजिंग करता है और फर्म बी भी एडवर्टाइजिंग करता है रिस्पॉन्स में, तो फर्म ए का प्रॉफिट होगा 10 करोड़ रुपए और फर्म बी का प्रॉफिट होगा 5 करोड़ रुपए। पहले आप इस टेबल को समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये टेबल क्या कहता है? ये टेबल कह रहा है, जो फर्स्ट सेल के अंदर एंट्री है 10 और 5 की, वो कह रहा है कि अगर फर्म ए एडवर्टाइजिंग कर रहा है और फर्म बी भी एडवर्टाइजिंग कर रहा है, तो उस केस में फर्म ए का प्रॉफिट जो होगा वो 10 करोड़ होगा और फर्म बी का प्रॉफिट होगा वो 5 करोड़ होगा। उसी प्रकार ये वाला सेल क्या कहता है? ये वाला सेल कह रहा है अगर फर्म ए एडवर्टाइजिंग नहीं करता है बट फर्म बी एडवर्टाइजिंग करता है, तो उस केस में फर्म ए का प्रॉफिट होगा 6 करोड़ और फर्म बी का प्रॉफिट होगा 10 करोड़। इसी प्रकार ये वाला सेल क्या कहता है? ये वाला सेल ये कह रहा है कि अगर फर्म ए एडवर्टाइजिंग करता है तो और फर्म बी एडवर्टाइजिंग ना करे, तो उस केस में फर्म ए का प्रॉफिट कितना है? 15 करोड़ और फर्म बी का प्रॉफिट है 0। एंड ये वाला सेल क्या इंडिकेट कर रहा है? ये वाला सेल इंडिकेट कर रहा है अगर फर्म ए एडवर्टाइजिंग नहीं करता और फर्म बी भी एडवर्टाइजिंग नहीं करता, तो उस केस में फर्म ए का प्रॉफिट है 10 करोड़ और फर्म बी का प्रॉफिट है 8 करोड़। तो ये था आपका टेबल मैट्रिक्स जो इंडिकेट करता है आपको प्रॉफिट ऑफ ईच प्लेयर्स ऑफ फर्म्स, प्रॉफिट ऑफ ईच प्लेयर्स और फर्म्स corresponding to their respective strategies। यहाँ पे स्ट्रैटेजी यहाँ पे किस वेरिएबल पे लिया गया है? स्ट्रैटेजी वेरिएबल यहाँ पे आपका है क्या? एडवर्टाइजिंग है। किस केस में एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं कि फर्म ए और फर्म बी अपना एडवर्टाइजिंग के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं। तो आपको यह टेबल समझ आ गया होगा पे ऑफ मैट्रिक्स, इसको कैसे रीड करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है बेस्ट रिस्पॉन्स का। बेस्ट रिस्पॉन्स का मतलब है बेस्ट रिस्पॉन्स इज अ स्ट्रेटेजी दैट गिव्स अ फर्म अ हाईएस्ट पे ऑफ गिवन व्हाट द अदर फर्म इज डूइंग। बेस्ट रिस्पॉन्स का मतलब है कि अगर फर्म बी एडवर्टाइजिंग कर रहा है तो उसका रिस्पॉन्स में बेस्ट स्ट्रेटेजी फर्म ए के लिए क्या है, उसके रिस्पॉन्स पे फर्म ए का जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगा वो स्ट्रेटेजी होगा जो उसको उस केस में ज़्यादा प्रॉफिट देगा, उसको हम बोलेंगे बेस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी। अभी फर्दर हम जब पढ़ेंगे आगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। अब हम इसमें बात कर रहे हैं हम बेस्ट रिस्पॉन्स फर्म ए का। फर्म ए का बेस्ट रिस्पॉन्स निकालने की बात कर रहे हैं। अगर फर्म बी का डिसीजन है कि वो एडवर्टाइज करेगा, अगर फर्म बी एडवर्टाइज करता है, उस केस में फर्म ए के बाद दो ऑप्शन है कि वो एडवर्टाइज करे और एडवर्टाइज ना करे। अगर फर्म ए, इस टेबल पे ध्यान दीजिए, इस रो पे अगर फर्म बी एडवर्टाइज कर रहा है तो फर्म ए के पास ऑप्शन है कि वो एडवर्टाइज करे या ना करे। फर्म बी के एडवर्टाइजमेंट करने के बाद, डिसीजन के बाद, अगर फर्म ए एडवर्टाइज करता है तो उसका प्रॉफिट है 10 करोड़ का, ये वाला प्रॉफिट। अगर फर्म ए कहता है कि मैं एडवर्टाइज नहीं करूंगा तो उस केस में उसका प्रॉफिट कितना है? 6 करोड़ पे। सो अगर फर्म बी कह रहा है मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो उससे रिस्पॉन्स में फर्म ए के पास दो ऑप्शन है, या तो वो एडवर्टाइज करे या एडवर्टाइज ना करे। अगर फर्म ए एडवर्टाइज करता है तो उसका प्रॉफिट होता है 10 करोड़, अगर नहीं करता है तो प्रॉफिट होता है 6 करोड़। तो इस सिनेरियो में फर्म ए का बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा कि वो एडवर्टाइज करे। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के केस में उसका प्रॉफिट ज़्यादा है। दोबारा समझिए, अगर फर्म बी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो उस केस में फर्म ए के पास दो ऑप्शन है, या तो एडवर्टाइज करे या एडवर्टाइज ना करे। अगर फर्म बी के एडवर्टाइजमेंट के बाद फर्म ए एडवर्टाइज करता है तो उसका प्रॉफिट 10 करोड़ होगा, अगर वो एडवर्टाइज नहीं करता है तो उसका प्रॉफिट होगा 6 करोड़। तो इस केस में फर्म ए का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा कि वो एडवर्टाइज वो करे। तो एडवर्टाइजमेंट रहा फर्म ए का बेस्ट रिस्पॉन्स जब फर्म बी भी एडवर्टाइजमेंट करेगी। वही दूसरा सिनेरियो, अगर फर्म बी कहती है कि वो एडवर्टाइज नहीं करेगी, अगर फर्म बी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है तो उस केस में फर्म ए का प्रॉफिट क्या रहेगा? 15 करोड़, अगर फर्म एडवर्टाइज करता है फर्म ए। और फर्म ए का प्रॉफिट क्या रहेगा? 10 करोड़ जब वो एडवर्टाइज नहीं करता है। तो सिंपल है,
जब फर्म बी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, उस केस में फर्म ए के पास दो ऑप्शन है कि एडवर्टाइज करे या ना करे। फर्म ए जब एडवर्टाइजमेंट करेगा, इस केस में तो प्रॉफिट उसका होगा 15 करोड़ रुपए। और प्रॉफिट नहीं करता, उसका प्रॉफिट हो, अगर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करता तो उसका प्रॉफिट होगा 10 करोड़ रुपए। तो इस सिनेरियो में भी फर्म ए का बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा कि वो एडवर्टाइजमेंट करे। तो यहाँ पे आपने देखा फर्म बी चाहे एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे, फर्म ए का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है? एडवर्टाइजमेंट। वो हर सिनेरियो में एडवर्टाइजमेंट ही करेगा। इट मीन्स फर्म भी जो भी स्ट्रेटेजी अपना ले, जो भी डिसीजन ले ले, उसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा फर्म ए के द्वारा? एडवर्टाइजमेंट। तो इस केस में फर्म ए का डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या रहा? एडवर्टाइजमेंट। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या हो? डोमिनेंट स्ट्रेटेजी मतलब वो स्ट्रेटेजी जो एक फर्म ऑप्ट करती है या चूज करती है रिगार्डलेस कि उसके राइवल फर्म्स क्या कर रहे हैं। जब फर्म एक स्ट्रेटेजी स्टिक रहती है रिगार्डलेस उसके अदर राइवल फर्म्स क्या कर रहे हैं, तो स्ट्रेटेजी हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। इस केस हमने देखा जब फर्म बी एडवर्टाइजमेंट कर रही थी तब भी फर्म ए का बेस्ट रिस्पॉन्स था एडवर्टाइजमेंट। अगर फर्म बी जब एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही थी उस केस में भी था फर्म ए का बेस्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजमेंट। सो दोनों सिनेरियो में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है फर्म ए का बेस्ट रिस्पॉन्स, तो फर्म ए का यहाँ पे डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या निकल के आया? एडवर्टाइजमेंट। अब हम बात करते हैं फर्म बी की कि फर्म बी क्या करेगा अगर फर्म ए डिसीजन लेता है। तो अगर फर्म ए ने कहा कि वो एडवर्टाइजमेंट करेगा, फर्म ये कह रहा है कि वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, यहाँ पे है फर्म एक एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो उस केस में फर्म बी के पास दो ऑप्शन है, या वो एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे। अगर फर्म ए एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो फर्म बी का प्रॉफिट होगा 5 करोड़ अगर वो एडवर्टाइजमेंट करती है, ये वाला। और फर्म बी का प्रॉफिट होगा 0 अगर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है। तो इस केस में फर्म बी का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है? एडवर्टाइजमेंट। सो फर्म ए अगर एडवर्टाइजमेंट करती है तो उसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है फर्म बी के द्वारा? वो है एडवर्टाइजमेंट। अगर फर्म ए कहती है कि वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी, यहाँ पे है फर्म ए कह रही है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी, तो उस केस में फर्म बी के पास दो ऑप्शन है, वो एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे। अगर फर्म बी एडवर्टाइजमेंट करती है तो उसका प्रॉफिट आता है 10 करोड़ रुपया। अगर फर्म बी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है तो उसका प्रॉफिट आता है 8 करोड़ रुपया। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब फर्म ए कहती है कि वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी तो उस केस में फर्म बी का प्रॉफिट किस सिनेरियो में ज़्यादा है? जब वो एडवर्टाइजमेंट करे। जब एडवर्टाइजमेंट करेगी तो फर्म बी का प्रॉफिट होगा 10 करोड़, नहीं करेगी तो 8 करोड़। तो इस केस में फर्म बी का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है? एडवर्टाइजमेंट। सो फर्म बी का बेस्ट रिस्पॉन्स है जब फर्म ए एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी, तो उसके केस में फर्म बी का बेस्ट रिस्पॉन्स है एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि दोनों केस में फर्म बी क्या चूज कर रही है? एडवर्टाइजमेंट। फर्म बी को फर्क नहीं पड़ता कि फर्म ए क्या करे, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। अगर फर्म में एडवर्टाइजमेंट करे या एडवर्टाइजमेंट ना करे, दोनों सिनेरियो में फर्म बी का स्ट्रैटेजी या बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है? वो है एडवर्टाइजमेंट। इट मीन्स फर्म बी का यहाँ पे बेस्ट डोमिनेंट स्ट्रैटेजी क्या है? वो है एडवर्टाइजमेंट। तो फर्म बी का बेस्ट फर्म बी का यहाँ पे डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है वो है एडवर्टाइजमेंट। क्यों? क्योंकि फर्म बी को फर्क नहीं पड़ता कि फर्म ए क्या करे, फर्म में जो मर्जी करे वो अपना एडवर्टाइजमेंट पे ही स्टिक रहेगी फर्म बी। तो फर्म बी का यहाँ पे क्या रहा? डोमिनेंट स्ट्रैटेजी एडवर्टाइजमेंट। आशा करता हूँ मैं कि आपको ये टेबल पे ऑफ मैट्रिक्स समझ आ गया होगा और बेस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी कैसे निकालते हैं, अब बेस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी से आप डोमिनेंट स्ट्रैटेजी से कैसे पहुंचते हैं, आपने वो समझ आ गया होगा। तो अभी तक हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि दोनों फर्म्स के पास बेस्ट डोमिनेंट स्ट्रैटेजी थी जो कि थी एडवर्टाइजमेंट। फर्म ए भी कह रही थी, फर्म ए का डोमिनेंट स्ट्रैटेजी थी एडवर्टाइजमेंट और फर्म बी का भी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी थी एडवर्टाइजमेंट। तो फर्म ए भी हमेशा एडवर्टाइजमेंट चूज करेगी चाहे जो मर्जी हो, फर्म बी जो मर्जी करे, और फर्म बी भी हमेशा एडवर्टाइजमेंट चूज करेगी चाहे फर्म ए जो मर्जी करे। सो इस केस में जब फर्म ए भी हमेशा एडवर्टाइजमेंट चूज कर रही है और फर्म बी भी हमेशा एडवर्टाइजमेंट चूज कर रही है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम यहाँ पे किस पॉइंट पे निकल के आएगा? वो पॉइंट जहाँ पे दोनों फर्म अपना एडवर्टाइजमेंट चूज करे। तो आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो गया एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट, ये फर्म ए और फर्म बी के द्वारा किया गया एडवर्टाइजमेंट आपको हो गया इक्विलिब्रियम स्ट्रेटेजी। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पे ऑफ है वो है आपका 10 और 5। तो 10 और 5 करोड़ आपका हो गया इक्विलिब्रियम पे ऑफ। आप देख सकते हैं प्रीवियस स्लाइड में अगर फर्म ए भी एडवर्टाइजमेंट चूज कर रही है और फर्म बी भी एडवर्टाइजमेंट चूज कर रही है, तो उस सिनेरियो में ये आपका हो गया पे ऑफ 10 और 5। सो इक्विलिब्रियम लेवल पे ऑफ कितना हो गया?
10 करोड़ और 5 करोड़। तो ये था आपका डोमिनेंट स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट। इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। डोमिनेंट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? वो स्ट्रैटेजी जो बेस्ट है किसी एक प्लेयर या किसी फर्म के लिए, रिगार्डलेस उसका राइवल फर्म क्या कर रहा है उसे फर्क नहीं पड़ता, वो आपका डोमिनेंट स्ट्रैटेजी हो गया। बेस्ट रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट प्रॉफिट स्ट्रैटेजी फॉर अ फर्म गिवन द राइवल्स एक्शन। बेस्ट रिस्पॉन्स का मतलब है कि राइवल फर्म ने जो अपना एक्शन लिया उसके रिस्पॉन्स में फर्म्स की वो स्ट्रैटेजी जो उसको हाईएस्ट प्रॉफिट दे रही है वो आपकी होती है बेस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी। और इक्विलिब्रियम कब निकलता है? इक्विलिब्रियम तब होता है जब दोनों फर्म अपना डोमिनेंट स्ट्रैटेजी प्ले करे, जो इस केस में था एडवर्टाइजमेंट। आशा करता हूँ आपको डोमिनेंट स्ट्रैटेजी वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। साथ ही साथ आपका पे ऑफ मैट्रिक्स का रीडिंग, उसको रीड कैसे करते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स को, और पे ऑफ मैट्रिक्स क्या सिग्निफाई करता है वो आपको समझ आ गया होगा। फर्दर मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं नैश इक्विलिब्रियम की। नैश इक्विलिब्रियम ये कॉन्सेप्ट आपको जॉन नैश ने दिया था, आई गेस 1950 में दिया था, शायद 1950 में। तो नैश इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? इट इज सेट ऑफ स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी सेट है वेयर ईच प्लेयर इज डूइंग द बेस्ट दे कैन गिवन द स्ट्रैटेजी चूजन बाय द अदर प्लेयर्स। सो नैश इक्विलिब्रियम का मतलब है वो ऐसा सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज जहाँ पे हर एक प्लेयर अपना बेस्ट कर रहा है गिवन द स्ट्रैटेजी चूजन बाय द अदर प्लेयर्स। दूसरे प्लेयर द्वारा चूज की हुई स्ट्रैटेजी के रिस्पॉन्स में हर प्लेयर अपना बेस्ट चूज या बेस्ट स्ट्रैटेजी प्ले कर रहा है। इन सिंपल वर्ड्स, नेचुरल का मतलब है कि हर फर्म अपना बेस्ट कर रहा है गिवन व्हाट इज फर्म्स राइवल फर्म इज डूइंग। हर फर्म अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा है गिवन कंडीशन उसका दूसरा फर्म जो कर रहा है उसके रिस्पॉन्स में फर्म बेस्ट स्ट्रैटेजी परफॉर्म कर रहा है। और इस केस में किसी भी प्लेयर या किसी फर्म के पास कोई इंसेंटिव नहीं है अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने का यूनिलेटरली, इट मीन्स खुद से। समझाता हूं उसका मतलब क्या है। नेशनल का मतलब हुआ एक सेट ऑफ स्ट्रैटेजी, ऐसी स्ट्रैटेजी सेट जहां पे हर प्लेयर अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा है गिवन द स्ट्रैटेजी चूजन बाय इट्स राइवल फर्म या अदर प्लेयर्स। दूसरे प्लेयर के द्वारा गया चूज किया हुआ स्ट्रैटेजी के रिस्पॉन्स में फर्म अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी परफॉर्म कर रहा है। और इस केस में, नेशनल केस में, किसी भी फर्म के पास या किसी प्लेयर के पास कोई इंसेंटिव नहीं है अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने का यूनिलेटरली, मतलब खुद से। अगर मैं कहूं कि एक स्ट्रैटेजी है जो हमने लास्ट लाइन में देखा, एडवर्टाइजमेंट। अगर मैं कहूं ये स्ट्रैटेजी है कि फर्म ए भी एडवर्टाइजमेंट चूज कर रहा है और फर्म बी भी एडवर्टाइजमेंट चूज कर रहा है, और आपके नैश इक्विलिब्रियम है, एज्यूम करो, चलो ये नैश इक्विलिब्रियम है। इट मीन्स फर्म बी ने एडवर्टाइजमेंट चूज किया तो इसके रिस्पॉन्स में फर्म ए का जो बेस्ट है वो एडवर्टाइजमेंट है, वो फर्म ए प्ले कर रहा है। उसी प्रकार अगर फर्म ए ने एडवर्टाइजमेंट चूज किया तो उसके रिस्पॉन्स में फर्म बी का जो बेस्ट है एडवर्टाइजमेंट वो प्ले कर रहा है। और साथ ही साथ कोई भी एक प्लेयर या कोई भी एक फर्म के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो इस स्ट्रैटेजी से वो अपना चेंज करे। अगले स्लाइड्स में इसे एग्जांपल के तो समझाया गया, उसमें आपको बेहतर समझ आएगा। फिलहाल के लिए आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि नैश इक्विलिब्रियम में एक सेट ऑफ स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी का ऐसा सेट है जहां पे हर प्लेयर अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा है गिवन द स्ट्रैटेजी चूजन बाय द अदर प्लेयर्स, और किसी भी प्लेयर के पास कोई इंसेंटिव नहीं है उस स्ट्रैटेजी को छोड़ने का। अगर मेरा एडवर्टाइजमेंट वाला स्ट्रैटेजी मेरा नैश इक्विलिब्रियम में, एज्यूम कर चलते हैं कि ये मेरा स्ट्रैटेजी है वो नैश इक्विलिब्रियम में, कि फर्म ए का भी स्ट्रैटेजी है एडवर्टाइजमेंट करे और फर्म बी का भी स्ट्रैटेजी एडवर्टाइजमेंट करे, ये आपका नैश इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। यहाँ पे एक चीज़ तो ये कि ये बता रहा है कि फर्म ए का अगर फर्म बी एडवर्टाइजमेंट चूज कर रही है तो उसका रिस्पॉन्स फर्म ए का बेस्ट जो है वो भी एडवर्टाइजमेंट है। अगर फर्म ए एडवर्टाइजमेंट चूज कर रही है तो इसका रिस्पॉन्स फर्म बी का जो बेस्ट है वो एडवर्टाइजमेंट है। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये, अगर ये नैश इक्विलिब्रियम में है ये स्ट्रैटेजी, इसका मतलब ये है कि किसी भी प्लेयर के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो इस स्ट्रैटेजी को छोड़ के कोई दूसरी स्ट्रैटेजी वो परफॉर्म करे, तब जाके आपका स्ट्रैटेजी कहलाता है नैश इक्विलिब्रियम। फर्दर हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, पे ऑफ मैट्रिक्स करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। नैश इक्विलिब्रियम के फीचर्स क्या है? इसके अंदर हर प्लेयर अपना बेस्ट स्ट्रैटेजी परफॉर्म करता है रिस्पॉन्स टू अदर प्लेयर स्ट्रैटेजी। किसी प्लेयर के पास कोई इंसेंटिव नहीं होता अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने का। इट इज अ स्टेबल आउटकम। कोई भी फर्म या कोई भी प्लेयर इस स्ट्रैटेजी को छोड़ के दूसरे स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करने की इच्छा जाहिर नहीं करता। ये स्टेबल आउटकम रहता है नैश इक्विलिब्रियम वाला स्ट्रैटेजी सेट।
और नैश इक्विलिब्रियम आपका डोमिनेंट स्ट्रेटजी के केस में भी आ सकता है और विदाउट डोमिनेंट स्ट्रेटजी के केस में भी आपका नैश इक्विलिब्रियम देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं नैश इक्विलिब्रियम जब फर्म का पास डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। यह आपका पे ऑफ मैट्रिक्स है, दो फर्म है, फर्म ए एंड फर्म बी। स्ट्रेटजी वेरिएबल यहाँ पे क्या है? एडवर्टाइजमेंट। फर्म डिसीजन ले रही है कि एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे, और ये सेल्स में जो नंबर है वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं पे ऑफ ऑफ फर्म ए एंड फर्म बी कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर स्ट्रेटजीज। अगर पहले हम बात करते हैं डोमिनेंट स्ट्रेटजी निकालने की कोशिश करते हैं कि इस केस में डोमिनेंट स्ट्रेटजी है कि नहीं। अगर फर्म बी चूज करता है एडवर्टाइजमेंट, तो उसके रिस्पॉन्स फर्म ए के पास दो ऑप्शन है, एडवर्टाइजमेंट करे या एडवर्टाइजमेंट ना करे। अगर फर्म बी ने एडवर्टाइजमेंट चूज किया तो फर्म ए अगर एडवर्टाइजमेंट चूज करेगा, इस केस में तो उसका प्रॉफिट होगा 10 का। अगर एडवर्टाइजमेंट चूज नहीं करता तो उसका प्रॉफिट होगा 6 का। तो इस केस में फर्म ए का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है कि एडवर्टाइजमेंट करे वो। अगर फर्म बी एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो उस केस में बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है फर्म ए का कि वो एडवर्टाइजमेंट करे। अगर फर्म बी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, उस केस में सिमिलरली फर्म ए के पास दो ऑप्शंस हैं, एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे। अगर फर्म ए एडवर्टाइजमेंट करती है तो उस केस में प्रॉफिट उसका 15 होगा, और एडवर्टाइजमेंट नहीं करती तो उसका प्रॉफिट होगा 10। तो इस केस में हाईएस्ट प्रॉफिट कब है? जब फर्म एडवर्टाइजमेंट कर रही है। इट मीन्स फर्म ए का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है इस केस में? एडवर्टाइजमेंट। सो जब फर्म बी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है, उसके लिए फर्म ए का बेस्ट रिस्पॉन्स है एडवर्टाइजमेंट। तो आप देख सकते हैं फर्म ए हमेशा एडवर्टाइजमेंट चूज कर रही है। इट मीन्स फर्म ए का जो डोमिनेंट स्ट्रेटजी है वो एडवर्टाइजमेंट है। इसी प्रकार फर्म बी का डोमिनेंट स्ट्रेटजी निकालने की कोशिश करते हैं। अगर फर्म ए एडवर्टाइजमेंट करती है तो फर्म बी का दो ऑप्शन है, वो एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे। अगर फर्म ए के एडवर्टाइजमेंट करने के बाद फर्म बी एडवर्टाइजमेंट करती है तो प्रॉफिट कितने का है? 5 का है। अगर नहीं करती एडवर्टाइजमेंट तो प्रॉफिट है 0 का। तो इस केस में फर्म बी का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है? वो है एडवर्टाइजमेंट करना। सिमिलरली अगर फर्म ए एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, उस केस में दो ऑप्शन है फर्म बी के पास। पहला ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट करना, दूसरा ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट नहीं करना। अगर फर्म बी एडवर्टाइजमेंट करती है तो उसका प्रॉफिट आता है 10, नहीं करती तो उसका प्रॉफिट आता है 8। तो इस केस में भी फर्म बी का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा? एडवर्टाइजमेंट करना। तो आपने देखा यहाँ पे फर्म ए चाहे एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे, फर्म बी का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? एडवर्टाइजमेंट करना। इट मीन्स फर्म बी का यहाँ पे डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या है? एडवर्टाइजमेंट। तो फर्म बी का यहाँ पे डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या है? यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ गया। तो सिंस दोनों फर्म का डोमिनेंट स्ट्रेटजी आ गया, तो यहाँ पे डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम क्या आ गया? डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम क्या आ गया? एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट के दोनों फर्म अपना एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रेटजी वो ऑप्ट करे। अब हमको बात करनी है, देखना है कि क्या ये जो इक्विलिब्रियम लेवल आया है, डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम जो आया है एडवर्टाइजमेंट, वो नैश इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। नैश इक्विलिब्रियम दो बातें कर रहा है। नैश इक्विलिब्रियम कह रहा है कि भाई हर प्लेयर अपना बेस्ट प्ले करे गिवन उसका अदर प्लेयर्स क्या कर रहा है। अगर फर्म भी एडवर्टाइजमेंट प्ले कर रहा है तो फर्म ए का बेस्ट क्या है? एडवर्टाइजमेंट करना, तो वो भी एडवर्टाइजमेंट प्ले करे। अगर फर्म ए एडवर्टाइजमेंट प्ले कर रहा है तो फर्म बी का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है? बेस्ट प्ले क्या है? कि वो भी एडवर्टाइजमेंट करे, तो वो आपका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो पहली बात तो ये कहता है नैश इक्विलिब्रियम। और दूसरी बात नैश इक्विलिब्रियम ये करता है कि किसी फर्म के पास इंसेंटिव ना हो अपने स्ट्रेटजी चेंज करने का अकेले अपने दम पर। तो नैश इक्विलिब्रियम कहता है कि एक इक्विलिब्रियम, एक सेट ऑफ स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम तब कहलाएगा जब किसी फर्म के पास या किसी सिंगल प्लेयर के पास कोई इंसेंटिव ना हो उस स्ट्रेटजीज को चेंज करने का या उस स्ट्रेटजी से डेविएट करने का अकेले अपने दम पर। तो हमारे पास यहाँ पे डोमिनेंट स्ट्रेटजी निकल के क्या आई है? वो आई है एडवर्टाइजमेंट। अब इसको हमको चेक करना है कि ये जो इक्विलिब्रियम निकल के आ रहा है डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम, ये आपका नैश इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। अब हम चेक करेंगे। जब दोनों फर्म अपना डोमिनेंट स्ट्रेटजी प्ले कर रही है दैट इज एडवर्टाइजमेंट, तो आउटकम क्या निकल के आ रहा है? 10 और 5 का। फर्म ए भी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, फर्म बी भी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, ये आपका डोमिनेंट स्ट्रेटजी है फर्म ए और बी का। तो इस केस में नेट इक्विलिब्रियम क्या निकल के आया आपका? डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम दैट इज 10 और 5। तो ये आपका आ गया 10 और 5 का डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम। अब हमको बात देखना है कि नैश इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। फर्म ए, फर्म बी
एडवर्टाइजमेंट कर रही है, प्रॉफिट 10 का फर्म ए को हो रहा है, 5 का हो रहा है फर्म बी को। ये आपका है डोमिनेंट स्ट्रेटेजी इक्विलिब्रियम। अगर फर्म ए अपना एडवर्टाइजमेंट छोड़ के नॉट एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाता है, जब फर्म बी अपना एडवर्टाइजमेंट पर स्टिक रहे, तो उस केस में उसका प्रॉफिट जो है 10 से गिर के 6 पे आ जाएगा। जैसे आप दे सकते हैं, अगर फर्म बी अपना एडवर्टाइजमेंट पे स्टिक रहे, उसको चेंज ना करे, बट फर्म ए अपना एडवर्टाइजमेंट छोड़ के नॉन एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाए, उसका प्रॉफिट 10 से गिर के 6 पे आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे फर्म ए के पास कोई इंसेंटिव नहीं है अकेले अपने दम पर स्ट्रेटेजी चेंज करने का। इसी प्रकार अगर फर्म बी भी अपना एडवर्टाइजमेंट छोड़ के नॉन एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाती है, जबकि फर्म ए अपना एडवर्टाइजमेंट पर स्टिक रहे, तो उस केस में उसका प्रॉफिट क्या 5 से गिर के 0 पे आ जा रहा है। यहाँ पर दे सकते हैं, अगर फर्म ए एडवर्टाइजमेंट पर स्टिक रहे, वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज ना करे, बट फर्म बी एडवर्टाइजमेंट से नॉन एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाए, तो उसका प्रॉफिट 5 से 0 पे आ गया। तो इस केस में फर्म बी के पास में कोई इंसेंटिव नहीं है अपना स्ट्रेटेजी चेंज करने का अकेले अपने दम पर। तो यहाँ पर दे सकते हैं, जब दोनों फर्म्स इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ गई एडवर्टाइजमेंट, तो इस केस में फर्म के पास दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। पहली कंडीशन ये कि हर एक प्लेयर अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा है इन रिस्पॉन्स टू अदर प्लेयर्स स्ट्रेटेजी, और दूसरी बात ये कि किसी भी एक फर्म के पास कोई इंसेंटिव नहीं है उस स्ट्रेटेजी को चेंज करने का अकेले अपने दम पर। तो यहाँ पे देखा हमने कि फर्म ए भी अगर स्ट्रेटेजी चेंज करने की कोशिश करता है, एडवर्टाइजमेंट नॉन एडवर्टाइजमेंट, उसके अंदर प्रॉफिट उसका 10 से 6 आ रहा है, गिर रहा है। सिमिलरली अगर फर्म बी भी अपना एडवर्टाइजमेंट चेंज कर रही है, अपना डिसीजन चेंज कर रही है, स्ट्रेटेजी चेंज कर रही है एडवर्टाइजमेंट से नॉन एडवर्टाइजमेंट, तो उस केस में उसका प्रॉफिट 5 से 0 हो जा रहा है, गिवन कंडीशन कि उसके राइवल फर्म ने कोई अपना डिसीजन चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे फर्म ए और फर्म बी के पास कोई इंसेंटिव नहीं है अपना डिसीजन चेंज करने का, स्ट्रेटेजी चेंज करने का। इट मीन्स ये आपका जो इक्विलिब्रियम आया था एडवर्टाइजमेंट, ये आपका नैश इक्विलिब्रियम है। ये आपका क्या निकला? नैश इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से एक चीज जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है, अगर गेम के अंदर डोमिनेंट स्ट्रेटेजी इक्विलिब्रियम है, तो वो आपका नैश इक्विलिब्रियम भी है, नैश इक्विलिब्रियम भी है। अब हम बात करते हैं नैश इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ जब डोमिनेंट स्ट्रेटेजी फर्म के पास ना हो। सेम यहाँ पे दो फर्म्स है, फर्म ए एंड बी। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक वेरिएबल क्या है हमारा? यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट। इट मीन्स फर्म अपना एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग डिसीजन लेना यहाँ पे चाहती है। तो यहाँ पे दो डिसीजन है हर फर्म के पास। फर्म ए के पास दो डिसीजन, एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे। सिमिलरली फर्म बी के पास दो डिसीजन है, वो एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे। अगर फर्म बी एडवर्टाइजमेंट करती है, तो उस केस में फर्म ए के पास दो ऑप्शन है, एडवर्टाइजमेंट का और एडवर्टाइजमेंट ना करने का। अगर फर्म ए एडवर्टाइजमेंट करेगी, उसका प्रॉफिट 10 का है, नहीं करेगी उसका प्रॉफिट 6 का है। तो इस केस में बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है फर्म ए का? कि वो एडवर्टाइजमेंट वो करे। सिमिलरली फर्म बी अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है, उस केस में फर्म ए के पास दो ऑप्शन है, एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे। अगर फर्म ए एडवर्टाइजमेंट करती है, इस केस में उसका प्रॉफिट 15 का है, नहीं करती प्रॉफिट उसका 20 का है। तो इस केस में फर्म ए का स्ट्रैटेजी क्या है, बेस्ट रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? कि वो एडवर्टाइजमेंट इस केस में ना करे। तो यहाँ पर हमने देखा फर्म ए का बेस्ट रिस्पॉन्स है एडवर्टाइजमेंट करना जब फर्म बी एडवर्टाइजमेंट करती है, और फर्म ए का बेस्ट रिस्पॉन्स है एडवर्टाइजमेंट नहीं करना जब फर्म बी अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है। तो इस केस में देख सकते हैं फर्म ए का जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज हो रहा है जैसे जैसे फर्म बी का स्ट्रैटेजी चेंज हो रहा है। तो इस केस में फर्म ए का कोई डोमिनेंट स्ट्रैटेजी यहाँ पे नहीं है। फर्म ए का कोई डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। इस केस में फर्म ए की चॉइसेस है और डिपेंड करती है फर्म बी क्या कर रहा है उस पर। हमने देखा फर्म बी ने अगर एडवर्टाइजमेंट चूज किया तो फर्म ए भी एडवर्टाइजमेंट चूज कर रहा है। अगर फर्म बी अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं चूज कर रही है तो वो फर्म ए भी अपना एडवर्टाइजमेंट चूज नहीं कर रही। तो इस केस में फर्म ए के पास कोई डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। फर्म बी की बात कर लेते हैं। अगर फर्म ए एडवर्टाइजमेंट करता है, उस केस में फर्म बी के पास दो ऑप्शन है, एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे। अगर फर्म बी एडवर्टाइजमेंट करती है, उस केस में उसका प्रॉफिट 5 का है, नहीं करती उसका प्रॉफिट 0 का है। तो इस केस में फर्म बी का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा? कि वो एडवर्टाइजमेंट करे वो। इसी प्रकार अगर फर्म ए एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है, उस केस में फर्म बी का दो ऑप्शन है, एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे। अगर फर्म बी एडवर्टाइजमेंट करती है तो प्रॉफिट उसको 8 का है, नहीं करती तो प्रॉफिट उसका 2 का है। तो इस केस में
फर्म बी का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा कि वो एडवर्टाइजमेंट वो करे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि फर्म बी का स्ट्रैटेजी जो है, बेस्ट रिस्पॉन्स जो है वो फिक्स है, फिक्स है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। इट मीन्स फर्म बी का यहाँ पे डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है जो कि है एडवर्टाइजमेंट करना। बट इस केस में फर्म ए का कोई डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं था। फर्म ए का स्ट्रैटेजी जो था वो चेंज हो रहा था जैसे जैसे फर्म बी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रही थी। तो इस केस में अब देखते हैं कि नैश इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा। लास्ट स्लाइड में हम देखा था, लास्ट केस हमने देखा था कि जब दोनों फर्म्स का डोमिनेंट स्ट्रैटेजी सामने आ गया था तो वही इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका नैश इक्विलिब्रियम पॉइंट था। बट इस केस में सिर्फ एक फर्म का डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है, दूसरे फर्म का डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। तो इस केस में नैश इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा वो हम इससे बात करेंगे। अभी तक हमने देखा इस केस में कि फर्म बी का डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है जो कि है एडवर्टाइजमेंट करना, और फर्म ए का डोमिनेंट स्ट्रैटेजी यहाँ पे कोई नहीं है। अब हमको खोजना है कि नैश इक्विलिब्रियम क्या होगा इस केस में। फर्म बी का डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है जो कि एडवर्टाइजमेंट करना। इट मीन्स फर्म बी हमेशा एडवर्टाइजमेंट करेगी। फर्म बी का बेस्ट स्ट्रैटेजी है एडवर्टाइजमेंट करना, रिगार्डलेस फर्म ए क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही। तो ये हमेशा एडवर्टाइजमेंट के साथ ही जाएगी फर्म ए, तो फर्म बी। अब फर्म बी जब एडवर्टाइजमेंट चूज कर रही है तो फर्म ए उसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा। फर्म ए फर्म बी के रिस्पॉन्स में दो ऑप्शन है, एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे। फर्म बी हमेशा एडवर्टाइजमेंट चूज करेगी। चूज किया एडवर्टाइजमेंट, यहाँ इस कॉलम में आ गया। फर्म ए के पास दो ऑप्शन है, एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे। अगर फर्म ए एडवर्टाइजमेंट करेगा तो उसका प्रॉफिट 10 का है, नहीं करेगा तो 6 का है। तो इस केस में फर्म ए का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या निकल के आ रहा है, गिवन की फर्म बी अपना एडवर्टाइजमेंट चूज कर रही है। तो इस केस में बेस्ट रिस्पॉन्स फर्म ए का निकल के आ रहा है एडवर्टाइजमेंट करना, क्योंकि इस केस में फर्म ए का प्रॉफिट ज़्यादा होगा जब वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी। तो फर्म ए का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहा, फर्म बी के रिस्पॉन्स में हो रहा एडवर्टाइजमेंट करना। तो इस केस में फर्म ए अपना एडवर्टाइजमेंट करेगा। फर्म बी तो फॉर श्योर के एडवर्टाइजमेंट करेगा क्योंकि फर्म बी का डोमिनेंट स्ट्रैटेजी एडवर्टाइजमेंट है। बट फर्म ए भी एडवर्टाइजमेंट चूज करेगा, क्यों, क्योंकि फर्म ए का बेस्ट रिस्पॉन्स फर्म बी के एडवर्टाइजमेंट के डिसीजन के कॉरस्पॉन्डिंग जो आ रहा है वो आ रहा है एडवर्टाइजमेंट ही। तो फर्म ए भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करेगा और फर्म बी भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करेगा। ये आपका आ गया नैश इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लेयर अपना बेस्ट रिस्पॉन्स प्ले कर रहे हैं। नैश में दो दो कंडीशन फुल होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये कि हर प्लेयर अपना बेस्ट रिस्पॉन्स प्ले करे, और दूसरी कंडीशन ये कि किसी भी एक प्लेयर के पास किसी के प्लेयर का कोई इंसेंटिव ना हो उस स्ट्रैटेजी से चेंज करने को अकेले अपने दम पर। तो यहाँ पे मैंने बोला कि फर्म बी का एडवर्टाइजमेंट जो है डिसीजन वो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है, लेकिन फर्म ए का कोई डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं था। बट फर्म बी के डोमिनेंट स्ट्रैटेजी कॉरस्पॉन्डिंग या बेस्ट रिस्पॉन्स उसका फर्म ए का था एडवर्टाइजमेंट करना। तो एडवर्टाइजमेंट करना आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, या आपका नैश इक्विलिब्रियम मैं कह रहा हूँ। क्यों, क्योंकि दोनों प्लेयर्स अपना बेस्ट रिस्पॉन्स या बेस्ट स्ट्रैटेजी परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये, अगर फर्म ए और फर्म बी एडवर्टाइजमेंट चूज कर रही है और फर्म ए का केस में प्रॉफिट 10 का है, फर्म बी का 5 का है, ये आपका है नैश इक्विलिब्रियम। चेक कर लेते हैं। अगर फर्म ए अपना एडवर्टाइजमेंट छोड़ के नॉन एडवर्टाइजमेंट पर जाएगा तो उसका प्रॉफिट 10 से गिर के 6 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट 10 का था, प्रॉफिट 6 हो जाएगा अगर अपना एडवर्टाइजमेंट छोड़ के फर्म ए नॉन एडवर्टाइजमेंट के पास गया। इसी प्रकार अगर फर्म बी भी अपना एडवर्टाइजमेंट छोड़ के नॉन एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाती है तो उसका प्रॉफिट 5 से गिर के 0 हो जाएगा। इट मीन्स ना यहाँ पे फर्म ए को कोई इंसेंटिव नहीं है अपना स्ट्रैटेजी चेंज करने के लिए, और फर्म बी को कोई अपना इंसेंटिव नहीं है अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने के लिए। ये एक बात ध्यान रखिएगा, नैश इक्विलिब्रियम निकालते वक्त आपको ये चेक करना है कि क्या सिर्फ एक फर्म अपनी अकेले की स्ट्रैटेजी चेंज करके प्रॉफिट इंक्रीज कर पा रही नहीं कर पा रही। अगर कोई भी एक फर्म सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके प्रॉफिट अर्न या प्रॉफिट इंक्रीज नहीं कर पा रही है तो वो केस आपका हो जाएगा नैश इक्विलिब्रियम का केस हो जाएगा। तो इस केस में भी देखा हमने, जब एडवर्टाइजमेंट आ गया तो ये आपका नैश इक्विलिब्रियम हो गया कि दोनों प्लेयर अपना बेस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी प्ले कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे किसी भी सिंगल प्लेयर के पास कोई इंसेंटिव नहीं है अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने के लिए। तो ये आपका हो गया नैश इक्विलिब्रियम। अब एक सिंपल तरीका है नैश इक्विलिब्रियम निकालने का
पे ऑफ मैट्रिक्स से, और हम सीख लेते हैं। यह आपका पे ऑफ मैट्रिक्स है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे फर्म बी है, यहाँ पे फर्म ए है। फर्म ए के दो चॉइसेस है, एडवर्टाइजिंग और नॉट एडवर्टाइजिंग। सिमिलरली फर्म बी के पास दो चॉइसेस है, एडवर्टाइजिंग और नॉट एडवर्टाइजिंग। अब आपको क्या करना है, आपको हर प्लेयर का बेस्ट रिस्पॉन्स निकालना है हर सिनेरियो में, ठीक है। पहले हम बात करते हैं, अगर फर्म बी एडवर्टाइजिंग चूज कर रहा है, फर्म बी एडवर्टाइजिंग चूज कर रहा है तो फर्म ए क्या करेगा। फर्म बी ने एडवर्टाइजिंग चूज किया तो फर्म ए के पास दो ऑप्शन है, यार एडवर्टाइजिंग करे या ना करे। अगर फर्म ए एडवर्टाइजिंग करता है, उसका प्रॉफिट 10 का है, नहीं करता है तो प्रॉफिट 6 का है, तो इस केस में एडवर्टाइजिंग फर्म ए क्या करेगा, वो एडवर्टाइजिंग करेगा। तो जब फर्म बी एडवर्टाइजिंग कर रहा है तो फर्म ए भी एडवर्टाइजिंग करेगा, तो प्रॉफिट 10 का है, तो आपको इसको ऊपर एक स्टार मार्क कर लेना है। इट मीन्स जब फर्म बी एडवर्टाइजिंग यूज चूज कर रहा है तो फर्म ए का जो स्ट्रैटेजी होगा वो होगा एडवर्टाइजिंग करना, उसको आप इंडिकेट करेंगे एक स्टार मार्क से। तो मैंने यहाँ पे एक स्टार मार्क कर लिया या डॉट लगा लिया 10 के ऊपर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अगर फर्म बी एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा तो उस केस में फर्म ए के बाद दो ऑप्शन है, एडवर्टाइजिंग करना और नॉट एडवर्टाइजिंग नहीं करना। अगर फर्म ए एडवर्टाइजिंग नहीं करता तो प्रॉफिट 15 अगर फर्म ए एडवर्टाइजिंग करता है प्रॉफिट 15 का है, नहीं करता है तो प्रॉफिट 20 का है। तो इस सिनेरियो में जब फर्म बी एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा तो फर्म ए का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या हुआ, एडवर्टाइजिंग नहीं करना, तो उसका प्रॉफिट होगा 20, ज़्यादा प्रॉफिट होगा 20 होगा, तो आपको 20 को पे मार्क लगा लेना है ऐसे। आपका फर्म ए के लिए कर लिया आपने, आपको अब आपको करना है फर्म बी के लिए। मान लीजिए फर्म ए एडवर्टाइजिंग कर रहा है, फर्म ए एडवर्टाइजिंग कर रहा है, उस केस में फर्म बी का दो ऑप्शन है, एडवर्टाइजिंग करे या ना करे। अगर फर्म बी एडवर्टाइजिंग करता है, इस केस में उसका प्रॉफिट 5 का है। अगर एडवर्टाइजिंग नहीं करता है, उस केस में उसका प्रॉफिट कितना है, 0 है। तो इस केस में फर्म बी क्या करेगा, वो एडवर्टाइजिंग करेगा। इट मीन्स फर्म ए अगर एडवर्टाइजिंग कर रहा है तो फर्म बी भी एडवर्टाइजिंग करेगा, तो उसका प्रॉफिट होगा 5 उस केस में, तो आपको 5 के ऊपर मार्क लगा लेना है ऐसे। सिमिलरली आपने फिर देखना है कि अगर फर्म बी एडवर्टाइजिंग नहीं करता है, फर्म बी नॉट एडवर्टाइजिंग चूज करता है, उस केस में फर्म ए नॉट एडवर्टाइजिंग चूज करता है, तो उस केस में फर्म बी के बाद दो ऑप्शंस है, वो या तो वो एडवर्टाइजिंग चूज करे या ना करे। अगर फर्म बी एडवर्टाइजिंग चूज करता है तो प्रॉफिट 8 का होगा, नहीं करता है तो प्रॉफिट 2 का होगा। तो इस सिनेरियो में फर्म बी क्या करेगा, फर्म बी अपना एडवर्टाइजिंग चूज करेगा। तो क्या हो गया, आपको फिर इसके ऊपर मार्क लगा लेना है। इट मीन जब फर्म में एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा है तो फर्म भी अपना एडवर्टाइजिंग चूज कर रहा है और प्रॉफिट उसका हो रहा है 8 का। तो आपने सारे केस यहाँ पे कवर कर लिए। आपने फर्म बी के स्ट्रैटेजिक रिस्पांस में फर्म ए का बेस्ट रिस्पांस देख लिया, और आपने फर्म ए के स्ट्रैटेजिक रिस्पांस में आपने फर्म बी का बेस्ट रिस्पांस देख लिया। अब आपने फाइंड किया, अब आपने बेस्ट रिस्पांस को आपने यहाँ पे मार्क से यहाँ पे इंडिकेट किया। अब ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, देखना है कि किस सेल के अंदर दो मार्क्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस सेल में सिर्फ एक मार्क है। इट मीन्स कि सिर्फ वाली स्ट्रैटेजी, एक ही स्ट्रैटेजी बेस्ट रिस्पॉन्स है, दूसरी स्ट्रैटेजी बेस्ट रिस्पॉन्स नहीं है। इस सेल के अंदर भी एक मार्क आ रहा है 8 के ऊपर, इस सेल में कोई मार्क नहीं आ रहा, बट सेल 1 में दोनों मार्क आ रहे हैं। इट मीन्स सेल 1 जो है, जो कॉरस्पॉन्डिंग है एडवर्टाइजिंग नॉन एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग के, ये आपका हो गया नैश इक्विलिब्रियम। तो जिस सेल के अंदर दो मार्क्स आ जाएंगे या दो साइन आ जाएंगे जो इंडिकेट करता है बेस्ट रिस्पॉन्स, तो वो सेल आपका इंडिकेट करेगा नैश इक्विलिब्रियम। इस सेल कॉरस्पॉन्डिंग क्या स्ट्रेटेजीज है, एडवर्टाइजिंग और एडवर्टाइजिंग, तो ये आपका हो गया नैश इक्विलिब्रियम का स्ट्रेटेजीज। तो इस तरह आप नैश इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू, बिना ज़्यादा तामझाम किए हुए। सिंपली आपको बेस्ट रिस्पॉन्स आपने फाइंड करनी है और आपको उसको मार्किंग देनी है सेल के अंदर। जिस सेल के अंदर दो मार्क आ जाएंगे, इट मीन्स वो सेल आपका रिप्रेजेंट करता है बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ ईच प्लेयर इन रिस्पॉन्स टू देयर राइवल प्लेयर। तो वो जब दो साइन आपके आ जाएंगे एक सेल के अंदर, वो सेल आपका इंडिकेट करेगा नैश इक्विलिब्रियम। तो ये तरह आपका तरीका नैश इक्विलिब्रियम निकालने का पे ऑफ मैट्रिक्स से। इस स्लाइड में हमने देखा जब एक फर्म के पास डोमिनेंट स्ट्रेटेजी थी, दूसरे फर्म के पास डोमिनेंट स्ट्रेटेजी नहीं थी, तब भी हमने नैश इक्विलिब्रियम तरफ हम पहुंच चुके थे। तो ये अभी हमने दो एग्जाम्पल देखे नैश इक्विलिब्रियम के। एक पहले एग्जाम्पल था डोमिनेंट स्ट्रेटेजी का एग्जाम्पल, जहाँ पे दोनों फर्म्स के पास डोमिनेंट स्ट्रेटेजी थी। उस केस में डोमिनेंट स्ट्रेटेजी का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वही आपका नैश इक्विलिब्रियम पॉइंट था। इट मीन्स कि डोमिनेंट स्ट्रेटेजी इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका बन गया नैश इक्विलिब्रियम। अब एक केस हमने ये देखा जो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी इस केस में नहीं था। इस केस में फर्म ए के पास कोई डोमिनेंट स्ट्रेटेजी नहीं थी, बट हमारे पास नैश इक्विलिब्रियम हमारे पास फिर भी आ गया। तो ये यहाँ से क्या रिलेशनशिप निकला
डोमिनेंट स्ट्रैटेजी और नेश इक्विलिब्रियम के बीच में कि एवरी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी इक्विलिब्रियम इज अ नेश इक्विलिब्रियम। अगर डोमिनेंट स्ट्रैटेजी इक्विलिब्रियम है तो आपका नेश इक्विलिब्रियम वो ऑलरेडी या है। अगर लेकिन दूसरी तरफ हर नेश इक्विलिब्रियम का मतलब डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं होता। बात समझिएगा, हर डोमिनेंट स्ट्रैटेजी आपकी नेश इक्विलिब्रियम है, बट हर नेश इक्विलिब्रियम आपका डोमिनेंट स्ट्रैटेजी आपकी इंडिकेट नहीं करती। वन वे है, टू वे नहीं है। यहाँ पे हर डोमिनेंट स्ट्रैटेजी आपकी नेश इक्विलिब्रियम है, बट हर नेश इक्विलिब्रियम आपका डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं होती। तो ये आपका है रिलेशनशिप बिटवीन डोमिनेंट स्ट्रैटेजी एंड नेश इक्विलिब्रियम। ये नेश इक्विलिब्रियम दोनों स्ट्रैटेजी के बीच में डिफरेंस है, ये आप रीड कर लीजिएगा, सारी चीज़ आपको बता दी गई है। अब हम बात करते हैं न्यूमैन मॉर्गस्टन गेम थ्योरी। न्यूमैन मॉर्गस्टन जिन्होंने गेम थ्योरी इजाद की थी 1944 में, उनकी गेम थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे फर्म्स स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं अंडर ए कॉम्पिटिशन। ये बेसिकली बात कर रहे हैं कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जब सारे फर्म्स इंटरडिपेंडेंट है तो उस सिनेरियो में एक फर्म्स अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजन कैसे लेते हैं जब वो कॉम्पिटिशन के अंदर वो compete कर रहे होते हैं। ये गेम थोड़ी अज्यूम करके चलती है, जो न्यूमैन मॉर्गस्टन गेम थ्योरी है वो अज्यूम करके चलती है कि फर्म्स एक्सपेक्ट करती है कि इसके राइवल फर्म जो है वो कुछ इस तरह रिएक्ट करेंगे जिससे उस फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस या हार्मफुल हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। न्यूमैन मॉर्गस्टन गेम थ्योरी अज्यूम के चलती है कि फर्म की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कुछ इस प्रकार है, फर्म ये एक्सपेक्ट करके चल रही है कि उसके राइवल फर्म जो है वो कुछ इस तरह रिएक्ट करेंगे जिससे उस फर्म को कम से कम प्रॉफिट या हार्मफुल या लॉस देखने को मिले। सो इस केस में फर्म के लिए सेफेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है कि वो वर्स्ट आउटकम में से बेस्ट चूज करे, जिसको हम मैक्सिमिन स्ट्रैटेजी हम बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे न्यूमैन मॉर्गस्टन गेम थ्योरी क्या रही है, अज्यूम कर चल रही है कि यहाँ पे फर्म की एक्सपेक्टेशन है कि उसके जो राइवल फर्म है वो कुछ इस तरह रिएक्ट करेंगे जिससे उस फर्म को कम से कम प्रॉफिट या लॉस देखने को मिले। तो इस सिनेरियो में फर्म के पास सेफेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा या सेफेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, वो रहेगी कि वो उन वर्स्ट आउटकम में से बेस्ट चूज करे, जिसको मैक्सिमिन बोला हमने, मैक्सिमम स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं। मतलब फर्म, मान लीजिए फर्म ए और फर्म बी है। फर्म ए कह रही है कि फर्म ए अनुमान लगा चल रही है कि फर्म बी जो है वो कुछ इस तरह रिएक्ट करेगी जिससे फर्म ए को कम से कम लॉस या कम से कम प्रॉफिट हो या फर्म ए को लॉस देखने को मिले। तो फर्म ए के लिए सेफेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, फर्म ए के लिए यहाँ पे सेफेस्ट ऑप्शन रहेगा कि वो उन सब वर्स्ट आउटकम में से जो बेस्ट आउटकम है उसको चूज करे। ये अभी हम जब एग्जाम्पल करेंगे आपको बेहतर समझ आएगा। फिलहाल आप ये समझ के चलिए कि फर्म एक्सपेक्ट कर रही है कि इसके राइवल फर्म इस तरह रिएक्ट करेंगे जिससे उस फर्म को कम से कम प्रॉफिट या लॉस देखने को मिले। तो इस सिनेरियो में फर्म के पास बेस्ट ऑप्शन है कि वो वर्स्ट आउटकम जो उसका राइवल फर्म ने के द्वारा आ रहे हैं उसमें से बेस्ट चूज करे अपने खुद के लिए। इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेटेजी। मतलब जो मिनिमम जो आपका राइवल फर्म दे रहा है उसका आप मैक्सिमम अपने पास रखे, ये आपको हो गया मैक्सिमम स्ट्रेटेजी। इस प्रकार की थ्योरी जो है, जो न्यूमैन मॉर्गन स्टोरी गेम थ्योरी जो दी गई है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करती है उस टाइप्स की गेम्स में जहाँ पे गेम का सम कांस्टेंट या जीरो सम हो। अब कांस्टेंट या जीरो सम गेम्स का मतलब क्या होता है वो अभी हम आने वाले स्लाइड से ध्यान समझेंगे। तो ये आपका था न्यूमैन मॉर्गन थ्योरी का इंट्रोडक्शन। इसका अजम्पशन जो है, सेंट्रल अजम्पशन इस थ्योरी की, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ओलिगोपोलिस्ट फर्म जो होती है वो अज्यूम कर चलती है कि उसके राइवल फर्म ऐसी स्ट्रैटेजी चूज करेंगे जो उसके लिए मोस्ट अनफेवरेबल हो, एंड इस केस में फर्म वो स्ट्रैटेजी चूज करे जो उसके मिनिमम पॉसिबल गेन में से मैक्सिमम निकाल के दे। वही अगर उसके राइवल फर्म का रिएक्शन कुछ इस प्रकार है कि वो फर्म ए का मिनिमम गेन करना चाहती है तो उस मिनिमम गेन में से तो मैक्सिमम आ रहा है उसको वो फर्म चूज करे।
इसी को हम बोलते हैं सेफेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेइंग इट्स सेफ स्ट्रेटेजी बाय मैक्सिमाइजिंग द मिनिमम गेन। मैक्सिमाइजिंग द मिनिमम गेन या फिर मैक्सिमिन स्ट्रेटेजी को हम सेफेस्ट स्ट्रेटेजी या प्लेइंग इट्स सेफ भी बोलते हैं। ये इस टाइप की जो गेम्स थ्योरी जो है न्यूमैन मॉर्गसन गेम थ्योरी, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपका गेम कॉन्स्टेंट सम गेम हो या जीरो सम गेम हो। अब समझाता हूँ कॉन्स्टेंट सम गेम या जीरो सम गेम का मतलब क्या है। कॉन्स्टेंट सम गेम का मतलब ये है कि फर्म ए और फर्म बी कुछ स्ट्रैटेजी परफॉर्म कर रही है कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लेट्स से फर्म ए और फर्म बी की स्ट्रैटेजी वेरिएबल है प्राइस। फर्म ए और फर्म बी प्राइस हाई या लो का डिसीजन ले रही है और उस डिसीजन से जो टोटल जो प्रॉफिट हो सकता है वो हो सकता है 100 करोड़ रुपए का। अगर फर्म हाई और लो वाली गेम खेल रही है प्राइस हाई और लो वाली, उससे टोटल जो गेन प्रॉफिट होगा 100 करोड़ का, तो दोनों फर्म्स के बीच में बटेगा। अगर टोटल प्रॉफिट जो गेम से निकल के आ रहा है वो कांस्टेंट है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट सम गेम। बात समझ आई। जब एक गेम में स्ट्रेटजी परफॉर्म की जा रही है इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रॉफिट और गेन समथिंग, अगर वो गेम का अमाउंट कांस्टेंट है तो आप कहेंगे वो गेम क्या है, कांस्टेंट सम गेम है। जैसे हमारे एग्जांपल में अगर फर्म ए और फर्म बी प्राइस पे compete कर रही है, हाई या लो प्राइस की बात कर रही है, वो करने से जो टोटल गेन जो आएगा फर्म्स को मिलेगा वो 100 करोड़ का है और वो कांस्टेंट है, देन वो कहलाएगा कांस्टेंट सम गेम। कांस्टेंट सम गेम का एक स्पेशल पार्ट होता है, स्पेशल काइंड होता है, वो होता है जीरो सम गेम। कांस्टेंट सम गेम क्या कह रहा है, कांस्टेंट सम गेम तो किसी भी गेम का जो टोटल प्रॉफिट है या टोटल गेन जो होगा किसी भी गेम का वो कांस्टेंट रहेगा। इसी का स्पेशल पार्ट है एक जीरो सम गेम। जीरो सम गेम क्या कहता है कि एक गेम के अंदर अगर एक फर्म का प्रॉफिट दूसरे फर्म का लॉस कहलाता है, प्रॉफिट ऑफ प्लेयर वन या फर्म ए इज इक्वल टू लॉस ऑफ फर्म बी। तो जीरो सम गेम का मतलब क्या है कि किसी भी गेम में एक फर्म का जो प्रॉफिट है इट इज इक्वल टू लॉस ऑफ अदर फर्म। इट मीन्स जितना इसने गेन किया फर्म ए ने अपनी स्ट्रेटजी परफॉर्म करके, उतना ही लॉस फर्म बी को हुआ। इट मीन्स कांस्टेंट है एक सम का गेम जो कांस्टेंट है। 100 करोड़ प्रॉफिट आप अचीव कर सकते हैं। गेम का जो प्रॉफिट है, गेम में प्राइस चेंज करके आप गेम खेल रहे हैं, फर्म प्राइस में कम्पीट कर रही है, उससे आप 100 करोड़ का या गेन प्रॉफिट कहे या गेन कहे वो आप फर्म्स अचीव कर सकती है। अगर स्ट्रैटेजी चलने से किसी एक फर्म को फायदा हो रहा है, मान लीजिए एक फर्म ने स्ट्रैटेजी परफॉर्म की कोई, उसको 10 करोड़ का फायदा हुआ, तो वो 10 करोड़ का फायदा कहाँ से आएगा, वो फर्म बी के लॉस से आएगा। अगर फर्म ए 10 करोड़ का फायदा कर रही है तो वो कहाँ से आ रहा है, वो फर्म बी के लॉस में कन्वर्ट हो गया कि फर्म बी ने उतना लूज किया तब जाके उतना फर्म ए को जाके मिला। डेट्स कॉल्ड जीरो सम गेम। तो न्यूमैन मॉर्गसन गेम थ्योरी जो है वो जीरो सम गेम या कांस्टेंट सम गेम में यूज की जाती है। अब इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। इस पे ऑफ मैट्रिक्स में आपके पास फर्म ए का पे ऑफ मैट्रिक्स है। पहले इसको समझिएगा। दो फर्म्स है, फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए के पास 3 स्ट्रैटेजी है, A1, A2, A3। सिमिलरली फर्म बी के पास भी 3 स्ट्रैटेजी है, B1, B2 एंड B3। ये नंबर 2 जो सेल में वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि अगर फर्म ए A1 स्ट्रैटेजी चलता है और फर्म बी B1 स्ट्रैटेजी चलता है तो फर्म ए को फायदा कितने का होगा, वो 2 का होगा। अगर फर्म ए का फायदा 2 का है तो फर्म बी को क्या हुआ, फर्म बी का 2 का नुकसान हुआ, क्योंकि ये आपका जीरो सम गेम है। न्यूमैन मॉर्गसन गेम थ्योरी आपका जीरो सम गेम की बात करता है। इट मीन्स अगर एक फर्म को जितना फायदा हो रहा है उतना लॉस दूसरे फर्म को देखने को मिल रहा है। तो फायदा कहाँ से आया, और दूसरे फर्म का जो से निकल के पहले फर्म में गया, तो एक फर्म का लॉस आपका दूसरे फर्म का फायदा, या एक फर्म का फायदा दूसरे फर्म का लॉस होता है। तो यहाँ पे नंबर 2 जो था वो इंडिकेट करा था फर्म ए का प्रॉफिट, क्योंकि पे ऑफ मैट्रिक्स फर्म ए का है। फर्म ए का प्रॉफिट जब फर्म ए A1 परफॉर्म कर रही है और फर्म बी B1 स्ट्रेटेजी परफॉर्म कर रही है, उस केस में फर्म ए का प्रॉफिट जो है 2 है, और ये 2 इंडिकेट करता है कि फर्म बी का लॉस कितना यहाँ पे 2 का हो रहा है, क्योंकि एक फर्म का फायदा दूसरे फर्म के लॉस के बराबर होता है जीरो सम गेम में।
इसी प्रकार ये नंबर 8 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नंबर 8 इंडिकेट कर रहा है कि फर्म ए अगर A1 परफॉर्म करती है और फर्म बी B2 परफॉर्म करती है, उस केस में फर्म ए का प्रॉफिट 8 है और एट द सेम टाइम फर्म बी का यहाँ पे लॉस कितने का है, 8 का है। इन द सेम वे ये नंबर 7 का इंडिकेट कर रहा है, ये नंबर 7 इंडिकेट कर रहा है कि फर्म ए अगर A1 परफॉर्म करती है और फर्म बी अगर B3 परफॉर्म करती है, देन फर्म ए का प्रॉफिट 7 का है। एट द सेम टाइम फर्म बी का लॉस कितने का है, यहाँ पे 7 का है, बिकॉज इट इज जीरो सम गेम। तो ये आपके इसी प्रकार ये सारे यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। फर्म ए का प्रॉफिट दिया हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्म ए स्ट्रेटेजी एंड फर्म बी स्ट्रेटेजी, और सेम नंबर आपका फर्म बी के लॉस भी इंडिकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे फर्म ए का ये पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है, हम फर्म ए के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। फर्म ए कह रहा है कि अगर मैं A1 परफॉर्म करता हूँ तो फर्म बी के पास 3 स्ट्रेटेजी है, B1 B2 B3। अगर फर्म ए A1 परफॉर्म कर रहा है और फर्म बी B1 परफॉर्म कर रहा है तो फर्म ए का प्रॉफिट 2 का है, फर्म बी का प्रॉफिट 8 का होगा अगर फर्म ए का प्रॉफिट 8 का होगा अगर फर्म बी B2 परफॉर्म करेगी, एंड फर्म ए का प्रॉफिट 7 का होगा जब फर्म बी B3 परफॉर्म करेगी। और ये नंबर्स आपके फर्म बी के लॉस भी है। तो इस केस में फर्म बी क्या करेगी, फर्म बी चाहेगी मेरा लॉस कम से कम हो या फिर सामने वाला प्रॉफिट कम से कम हो। तो फर्म बी इस केस में B1 परफॉर्म करेगी ताकि उसका प्रॉफिट फर्म ए का 2 हो और फर्म बी का लॉस यहाँ पे 2 मिले। तो फर्म बी ने क्या किया, फर्म ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर्स थे उसका मिल ले लिया। फर्म ए A1 परफॉर्म कर रही है, फर्म बी के पास B1 B2 B3 है, स्ट्रेटेजीज है। फर्म ए A1 करती है, अगर फर्म बी B1 करती है तो प्रॉफिट फर्म ए का 2 का है, जो इंडिकेट करता है फर्म बी का लॉस भी, तो फर्म बी का यहाँ पे लॉस 2 का है। इसी प्रकार फर्म ए A1 कर रही है, फर्म बी B2 कर रही है, तो फर्म ए का प्रॉफिट 8 का है और फर्म बी का लॉस यहाँ पे 8 का है। एंड द सेम वे अगर फर्म ए A1 परफॉर्म कर रही है, फर्म बी B3 परफॉर्म कर रही है, उस केस में फर्म ए का प्रॉफिट 7 का है और एट द सेम टाइम फर्म बी का प्रॉफिट लॉस भी 7 का है। तो इस केस में अगर फर्म ए A1 परफॉर्म करेगी तो फर्म बी का क्या रिस्पॉन्स रहेगा कि वो B1 परफॉर्म करे ताकि फर्म ए का प्रॉफिट कम हो या फर्म बी का लॉस कम हो। तो फर्म बी ने B1 परफॉर्म किया और यहाँ से क्या 2 निकल के आया। इसी प्रकार अगर फर्म A2 परफॉर्म करती है तो अगेन फर्म बी के पास 3 ऑप्शन B1 B2 B3। अगर फर्म B1 परफॉर्म करेगी तो प्रॉफिट 5 का है फर्म ए को, लॉस फर्म बी को 5 का है। अगर फर्म बी B2 परफॉर्म करेगी तो फर्म ए को प्रॉफिट 6 का है, एट द सेम टाइम फर्म बी को लॉस 6 का है। अगर फर्म बी B3 परफॉर्म करेगी तो उस केस में फर्म ए को प्रॉफिट 9 का है और फर्म बी को लॉस 9 का है। तो इस केस में फर्म बी क्या चाहेगी कि फर्म ए का प्रॉफिट कम से कम हो या फिर मेरा लॉस कम से कम हो। तो इस केस में फर्म बी चूज करेगी B1 अगेन, जिसमें 5 का प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। तो A3 के केस में इन द सेम वे फर्म बी चूज करेगी B1 जिसके अंदर प्रॉफिट फर्म ए का 4 है, या कहेगी प्रॉफिट अब लॉस जो फर्म बी का कम है 4 के बराबर। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर फर्म ए अपना स्ट्रेटेजी डिसीजन ले रही है, उसका रिस्पॉन्स पे फर्म बी क्या कर रही है, वो इस प्रकार रिएक्ट कर रही है जिससे फर्म ए का प्रॉफिट कम से कम हो। फर्म ए ने A1 चूज किया तो फर्म बी ने B1 चूज किया ताकि इसका प्रॉफिट 2 हो। अगर फर्म ए ने A2 चूज किया तो फर्म बी ने दोबारा B1 चूज किया ताकि प्रॉफिट उसका 5 हो, बाकी ऐसा प्रॉफिट 6 और 9 थे। और फर्म ए ने A3 चूज किया, देन फर्म बी ने अगेन B1 चूज किया जिसमें प्रॉफिट फर्म बी ए का 4 था और बाकी केस में 6 और 5 थे। तो यहाँ पे फर्म बी ने फर्म ए की प्रॉफिट कम करने की कोशिश की। तो हमने क्या देखा, फर्म ए के लिए यहाँ से मिनिमम निकला, फर्म बी के द्वारा ऐसे मिनिमम निकला। इस रो में 2 8 3 7 नंबर थे, तो फर्म बी ने यहाँ से 2 लिया। अगेन जब फर्म A2 ऑपरेट कर रहा है तो फर्म बी के पास 5 6 8 5 6 9 का ऑप्शन है, तो फर्म बी ने यहाँ से 5 लिया। और फर्म ए के पास अगर A3 परफॉर्म कर रहा है तो फर्म बी के पास 3 ऑप्शन है, 4 5 6 के, उसने फर्म बी ने 4 ऑप्ट किया। तो फर्म बी ने यहाँ से अपने हिसाब से मिनिमम निकाल लिया कि भाई मैं मिनिमम इतना प्रॉफिट तुमको दूंगा अगर फर्म ए की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। अब फर्म ए के लिए यहाँ पे क्या रहेगा, फर्म ए को पता है कि ये मिनिमम है, ये मुझे फर्म बी के बाद मिल सकता है, तो मिनिमम में से वो मैक्सिमम चूज कर लेगा। 2 5 4 5 इसका मैक्सिमम है, तो ये आ गया फर्म ए का मैक्सिमिन मतलब मिनिमम चूज किया पहले फर्म बी ने, आपने उसमें से मैक्सिमम निकाल लिया। तो 2 5 4 में से मैक्सिमम क्या आ गया, 5 आ गया। ये होगी फर्म ए और ए की बात। हम फर्म बी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। अगर फर्म बी B1 चूज कर रहा है, उस केस में फर्म ए के पास 3 ऑप्शन है, A1 A2 A3।
A1 केस में प्रॉफिट 2 का है फर्म को, A2 केस में प्रॉफिट 5 का है, A3 केस में प्रॉफिट 4 का है। तो फिर इसमें से क्या प्रॉफिट चूज करेगा, वो 5 चूज करेगा। तो 5 चूज किया, मैक्सिमम चूज किया। अगर फर्म बी ने B2 चूज किया, अगेन A1 के बाद 3 ऑप्शन है, A2 A1 A2 A3। फर्म ए इस केस में क्या चूज करेगा, A1 चूज करेगा, क्योंकि इस केस में प्रॉफिट उसका ज़्यादा है, 8 है, तो फर्म ने A1 चूज किया, 8 प्रॉफिट ले लिया। अब फर्म बी ने B3 चूज किया, उस केस में फर्म ए क्या चूज करेगा, वो A2 चूज करेगा, क्योंकि इस केस में प्रॉफिट उसका ज़्यादा है, 9 है, तो 9 चूज किया। तो इस केस में फर्म ने क्या किया, अपना मैक्सिमम प्रॉफिट देख लिया बी के कॉरस्पॉन्डिंग, बी के स्ट्रेटजी कॉरस्पॉन्डिंग। और ये फर्म का बी का मैक्सिमम है, ये फर्म ए का मैक्सिमम प्रॉफिट है। और इसमें से फर्म बी वाली स्ट्रेटजी चूज करेगी जिसमें उसका फर्म ए का प्रॉफिट कम से कम हो। तो इसमें मिनिमम क्या है, 5 8 9 में से 5, तो 5 यहां से आ गया मिनिमम प्रॉफिट फर्म ए का। तो इसको हम बोलते हैं मिनी मैक्स। इसमें क्या किया, फर्म ए ने अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्म्स बी स्ट्रेटेजी। B1 के केस में उसका मैक्सिमम प्रॉफिट 5 था जब वो A2 परफॉर्म करती, B2 केस में उसका मैक्सिमम प्रॉफिट 8 था जब वो A1 परफॉर्म करती, अब B3 केस में उसका मैक्सिमम प्रॉफिट 9 था जब वो A2 परफॉर्म करती। तो ये आ गया आपका मैक्सिमम आ गया कॉलम का। अब इसमें से अब फर्म बी को वो स्ट्रेटेजी चूज करनी है जिससे फर्म ए को कम से कम प्रॉफिट मिले। तो इट मीन्स इस मैक्सिमम में से उसको मिनिमम निकालना है। तो इस मैक्सिमम ये 5 8 9 में से मिनिमम क्या है, 5 है। तो ये आपका आ गया मिनी मैक्स, ये आपका आ गया मिनी मैक्स। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं फर्म ए के रिस्पॉन्स में फर्म बी, और सॉरी फर्म बी के रिस्पॉन्स में फर्म ए चूज करेगी A2, और फर्म ए के रिस्पॉन्स में फर्म बी चूज करेगी B1। ये सारे यहाँ पे जो भी जो मैंने समझाया वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको चीज़ें याद रखनी है कि मिनी मैक्स और मैक्सी मिन क्या किस पे लगाना है, मैक्सी मिन आपका लगेगा रो पे, मतलब आपको पहले रो का मिनिमम लेना है, तो उसमें से आपको मैक्सिमम चूज करना है। मैक्सी मिन रो पे जाएगा, अभी आप लिख देता हूँ, मैक्सी मिन लगेगा आपका रो पे, और मिनी मैक्स आपका लगेगा कॉलम पे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि फर्म ए 5 चूज कर रहा है, फर्म बी यहाँ से 5 चूज कर रही है। ये आपका मैक्सिमिन था, मैक्सिमिन, और ये आपका मिनी मैक्स था। मैक्सिमिन मिनिमम में से मैक्सिमम, मिनी मैक्स मैक्सिमम से मिनिमम। जब आपका मैक्सिमिन और मिनी मैक्स इक्वल टू हो, एक बराबर होगा, जो कि यहाँ पे 5 है, इट मीन्स आपका जो गेम है उसका इक्वलम आ गया, सैडल पॉइंट बोलते हैं जिसको हम, वो आपका आ चुका है। इसका मतलब आपका आउटकम स्टेबल है, और यहाँ पे किसी के पास इंसेंटिव नहीं है अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने का। तो ये बात आपको समझ आई। न्यूमन मॉर्गसन गेम थ्योरी क्या कह रही है, वो कह रही है कि भाई यहाँ पे फर्म अज्यूम कर चल रही है कि उसका राइवल फर्म कुछ इस तरह रिएक्ट करेगा जिससे उसको कम से कम प्रॉफिट हो, और उस केस में फर्म का पास सेफ ऑप्शन क्या है कि उस मिनिमम और प्रॉफिट में से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना। ये मिनिमम प्रॉफिट था, उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना। फर्म ए की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे फर्म ए का पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, हम फेक फर्म ए के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। फर्म ए को पता है कि फर्म भी कुछ इस तरह रिएक्ट करेगी जिससे मेरा प्रॉफिट कम से कम मुझे मिले। उस कम से कम प्रॉफिट में से जिस केस में प्रॉफिट मुझे ज़्यादा आ रहा है वो प्रॉफिट या वो स्ट्रेटजी में ऑप्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी थी A2 थी। तो ये था आपका न्यूमन का मॉर्गसन गेम थ्योरी, जिसने बात की जीरो सम गेम और कॉन्स्टेंट सम गेम की। एक चीज़ और, इस ये गेम थ्योरी आपकी एप्लीकेबल है जीरो सम गेम थ्योरी के, जीरो सम गेम्स के अंदर। और इसमें इक्वल पॉइंट कब आता है, तब मिनी मैक्स इक्वल टू मैक्सी मैक्स आपका मैक्सिमिन हो जाता है। ये आपका इक्वल पॉइंट है कि 5 5 दोनों बराबर आ गए। इससे कुछ क्रिटिसिज्म थे। पहली बात है पेसिमिज्म ऑफ अजम्पशन, कि यहाँ पे हम फर्म हमेशा बुरा सोच कर चलता है कि जिसको राइवल फर्म उसके लिए सब बुराई करेंगे, सिर्फ प्लेस या पॉलिसी करता है, रियल वर्ल्ड में ऐसा देखने को नहीं मिलता। ऑप्टिमिस्टिक सोच भी देखने को मिलती है। अगला है नॉलेज अजम्पशन। ये थ्योरी अजम का चलता है कि यहाँ पे कंप्लीट नॉलेज है राइवल्स की स्ट्रैटेजी के बारे में फर्म्स को, क्योंकि यहाँ पे बट रियल वर्ल्ड में ऐसा देखने को मिलता है। इम्परफेक्ट नॉलेज की सिचुएशन रियल वर्ल्ड में ज़्यादा देखने को मिलती है। जीरो सम अजम्पशन, इस गेम ने अजूम को चला कि जीरो सम है, इट मीन्स जो प्रॉफिट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। एक गेम के अंदर जो स्ट्रेटजी जो वेरिएबल्स जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उससे तो प्रॉफिट जो निकलेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। बट ऐसा नहीं है। अगर कोई फर्म प्राइस कट कर रही है तो वो अपना मार्केट आउटपुट एक्सपेंड कर रही है,
ना कि वो सिर्फ प्रॉफिट अपना रिडिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इट मीन्स अगर प्राइस चेंज हो रहा है मार्केट में, उससे नई डिमांड पैदा हो रही है, सिर्फ उससे जो प्रॉफिट है या जो कंज्यूमर का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, सिर्फ कि एक फर्म ने प्राइस चेंज किया, कम किया, तो जो कंज्यूमर पहले थे वही कंज्यूमर ऑलरेडी उतने ही कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर एक फर्म से दूसरे फर्म की तरफ जा रहे हैं। ऐसा देखो, ऐसा नहीं होता। अगर फर्म प्राइस चेंज कर रही है, प्राइस कट कर रही है, तो नए कंज्यूमर मार्केट में ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे कंज्यूमर डिमांड बढ़ रही है, नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। सिर्फ यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात यहाँ पे नहीं होती रियल वर्ल्ड में। तो ये कुछ आपके क्रिटिज्म थे इस मॉडल के। अब हम बात करते हैं प्रिजनर डायलेमा। ये गेम थ्योरी का एक काफ़ी क्लासिक कॉन्सेप्ट है, जो दर्शाता है, शो करता है कि जब दो प्लेयर्स या दो इंडिविजुअल या दो फर्म्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करती है, तो उस केस में जो रिजल्ट निकल के आता है वो वर्स्ट रिजल्ट होता है एज कम्पेयर टू अगर वो कॉपरेट करके चलती। कहना मतलब ये है, ये प्रिजनर डायलेमा एक कॉन्सेप्ट है गेम थ्योरी का, जो ये शो कर रहा है कि अगर दो फर्म अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रही है, खुद के लिए काम कर रही है, तो उस केस में जो रिजल्ट निकल के आएगा गेम का, या जो प्रॉफिट निकल के आएगा फर्म्स के पास, वो कम होगा एज कम्पेयर टू अगर वो दोनों फर्म साथ मिलकर काम करती। मैंने आपको ये ओलिगोपोली मार्केट के कंटेक्स्ट में बताया। अगर ओलिगोपोली मार्केट के दो फर्म्स है और वो दोनों फर्म्स अगर अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रही है, तो उससे जो प्रॉफिट फर्म निकल के आएगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू प्रॉफिट जब वो दोनों साथ मिलकर काम करती। तो ये आपको प्रेजेंट डायलेमा ये चीज़ बताता है। It is especially useful for understanding how rival firms behave in oligopolistic market where few firms dominate and compete closely. इसको समझते हैं स्टोरी के माध्यम से, प्रेजेंट डायलेमा है क्या। अब यहाँ पे दो बंदे हैं, बिल्ला और रंगा। दोनों ने बैंक में लूट की, चोरी की, और दोनों लोगों को पकड़ लिया गया। बस पुलिस के पास कोई इनफ एविडेंस नहीं है, तो पुलिस ने क्या किया, दोनों बंदों से कन्फेशन लेने की कोशिश की बाय इंटरोगेटिंग ईच प्रिजनर सेपरेटली। तो दो बंदे हैं, बिल्ला और रंगा, दोनों ने बैंक की चोरी की, पुलिस ने उनको पकड़ लिया, और पुलिस ने दोनों को अलग अलग कमरे में बिठा दिया और उनसे कन्फेशन निकालने की कोशिश की। बिल्ला और रंगा के पास हमें दो चॉइसेस है, या तो कन्फेस कर ले, वो कन्फेस मतलब पुलिस का कोऑपरेट कर ले, या फिर कन्फेस ना करे, चुप रहे और एक दूसरे के प्रति लॉयल रहे। कन्फेस ना करे और दूसरे के बारे में बताए भी नहीं, या फिर कन्फेस करके वो अपना गुनाह कबूल कर ले। इस केस में क्या है कि दोनों जो प्रिजनर है, बिल्ला और रंगा, वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो उनको नहीं पता है कि सामने वाला बंदा क्या करने वाला है। सो यहाँ पे बिल्ला और रंगा को नहीं पता कि बिल्ला क्या चॉइस ऑप्ट करेगा, या फिर बिल्ला को ये नहीं पता कि रंगा क्या चॉइस ऑप्ट करेगा। तो इस गेम में जो वेरिएबल है वो कन्फेस और नॉन कन्फेस की बात हो रही है। जो रिवॉर्ड है वो है, जो आउटकम है उस गेम का, वो है कितने साल की उनको कैद होगी। अगर दोनों बंदे कन्फेस करते हैं तो दोनों को 5-5 साल की जेल हो जाएगी, और दोनों कन्फेस नहीं करते तो दोनों को 2-2 साल की जेल होगी। अगर एक कन्फेस करता है और दूसरा नहीं करता, तो उस केस में जिसने कन्फेस किया उसको 1 साल की जेल होगी, और जिसने कन्फेस नहीं किया उसको, जिसने कन्फेस किया उसको 1 साल की, और जिसने कन्फेस नहीं किया उसको 10 साल की जेल यहाँ पे हो जाएगी। तो इस गेम को ध्यान समझिए। इस गेम में दो चॉइसेस है बिल्ला और रंगा के पास, पहला कन्फेस करना है, दूसरा कन्फेस नहीं करना। और दोनों कन्फेस नहीं करते हैं तो दोनों को 5-5 साल की, दोनों को, अगर दोनों कन्फेस करते हैं तो दोनों को 5-5 साल की जेल हो जाएगी। दोनों कन्फेस नहीं करते हैं दोनों को 2-2 साल की जेल हो जाएगी। अगर एक कन्फेस करता है, दूसरा कन्फेस नहीं करता, तो जो कन्फेस कर रहा है उसको 1 साल की, जो कन्फेस नहीं कर रहा है उसको 10 साल की जेल हो जाएगी। इसको हम समझते हैं गेम थ्योरी के माध्यम से। यह आपका पे ऑफ मैट्रिक्स है, यहाँ पे बिल्ला के रिस्पॉन्स है, यहाँ पे रंगा के है। अब बिल्ला का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा अगर रंगा के डिसीजन के रिगार्डिंग। अगर रंगा कन्फेस करता है, अगर रंगा कन्फेस कर रहा है, उस केस में बिल्ला क्या करेगा, बिल्ला के पास दो ऑप्शन है, कन्फेस करे या ना करे।
तो इस केस में अगर बिल्ला कन्फेस करेगा तो उसको 5 साल की जेल होगी, नहीं करेगा 10 साल की जेल होगी। तो इस केस में बिल्ला क्या चूज करेगा? कन्फेस करना। सिमिलरली अगर रंगा कन्फेस नहीं करता, उस केस में बिल्ला के पास 2 ऑप्शन है, कन्फेस करना, कन्फेस नहीं करना। अगर बिल्ला कन्फेस करता है तो 1 साल की जेल होगी, नहीं करता 2 साल की जेल होगी। तो इस केस में बिल्ला क्या करेगा? वो कन्फेस कर लेगा, क्योंकि इस केस में उसको जेल कम होगी। तो अगेन बिल्ला यहाँ पे क्या कन्फेस कर लेगा। तो यहाँ पे देखा आपने बिल्ला का यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट स्ट्रेटजी निकल के आ रहा है, जो कि है कन्फेस करना। बिल्ला हमेशा कन्फेस ही करेगा, चाहे रंगा जो मर्जी करे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिल्ला बेस्ट चॉइस टू कन्फेस। बिल्ला का बेस्ट चॉइस यहाँ पे क्या कन्फेस है, कन्फेशन करना है। अब हम बात करते हैं रंगा की। रंगा का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा? अगर बिल्ला कन्फेस करता है, बिल्ला ने कन्फेस किया, उसके बाद रंगा पर 2 ऑप्शन है, कन्फेस करे या ना करे। अगर रंगा कन्फेस करता है तो उसको 5 साल की जेल होगी, नहीं करता है तो 10 साल की जेल होगी। तो यहाँ पे रंगा क्या करेगा? रंगा कन्फेस कर लेगा। इसी प्रकार अगर बिल्ला कन्फेस नहीं करता, उस केस में रंगा के पास 2 ऑप्शन है, कन्फेस करे या ना करे। अगर रंगा कन्फेस करता है तो उसको 1 साल की जेल होगी, नहीं करता 2 साल की जेल होगी। तो उस केस में क्या करेगा रंगा? रंगा कन्फेस कर लेगा। यहाँ पे देख सकते हैं रंगा का डिसीजन क्या रहेगा कि हमेशा वो कन्फेस करे। नो मैटर कि बिल्ला क्या कर रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा वो कन्फेस करेगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आया? बिल्ला का भी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है कन्फेस करना, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है इसका कन्फेस करना, इसका भी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है कन्फेस करना। इट मीन्स इस गेम का इक्विलिब्रियम निकल के आया कन्फेस कन्फेस। तो ये आपका आ गया इस गेम का इक्विलिब्रियम। तो इस गेम का इक्विलिब्रियम है आपका कन्फेस करना दोनों के द्वारा, और दोनों को 5-5 साल की जेल हो जाएगी। तो ये गेम ये कह रही है। अब इसमें डायलेमा क्या है? यहाँ पे इसमें पैराडॉक्स किया है। इसको डायलेमा क्यों बोला गया, पीसन डायलेमा क्यों बोला गया? क्यों? क्योंकि देख सकते हैं अगर दोनों कन्फेस कर रहे हैं, दोनों को 5-5 साल की जेल हो रही है। अगर दोनों कन्फेस नहीं करते, दोनों को कितने साल की जेल होती? 2-2 साल की जेल होती। ये वाला सिनेरियो, अगर दोनों कन्फेस नहीं करते तो दोनों को 2-2 साल की जेल होती। तो यहाँ पर अपने हमको क्या देखने को मिला? जब दोनों ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम किया, बिल्ला ने भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम किया और रंगा ने भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम किया। बिल्ला ने सेल्फ इंटरेस्ट में काम किया, मतलब बिल्ला ने कुछ इस तरह डिसीजन लिए जिससे उसको कम जेल हो। उसी प्रकार रंगा ने इस प्रकार के डिसीजन लिए जिससे उसको कम जेल हो। तो यहाँ पे बिल्ला और रंगा अपने बारे में सोच रहे हैं, बिल्ला और रंगा ने अपने बारे में सोचा, सेल्फ इंटरेस्ट में काम किया, और दोनों एंडेड, दोनों कहाँ खत्म हुए? दोनों खत्म हुए 5-5 साल के जेल में। अगर दोनों साथ मिलकर काम करते, कॉर्पोरेट करते, कन्फेस नहीं करते, दोनों को 2-2 साल की जेल होती। तो ये गेम यही बता रहा है कि ड्यू टू फियर अनसर्टेनिटी जब प्लेयर्स सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं, जो कि इस केस में देखा हमने, दोनों ने कन्फेस किया, तो रिजल्ट जो है बुरा निकल के आता है। इसमें रिजल्ट निकल के आया 5-5 साल की जेल, टोटल 10 साल की जेल दोनों को मिला के। अगर दोनों कन्फेस नहीं करते, कॉर्पोरेट करते, तो उस केस में दोनों को क्या जेल होती? वो 4 साल की जेल होती, 2-2 साल मिला के। तो यहाँ पे देखना मिला प्रिजन डायलेमा केस में कि जब इंडिविजुअल्स एक्ट करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट में, तो उस केस में जो एंड रिजल्ट जो होता है गेम का, जो एंड रिजल्ट जो होता है वो वर्स होता है एज कम्पेयर टू अगर वो दोनों साथ मिलकर काम करते, जो कि हमने यहाँ पे बिल्ला रंगा केस में देखा, प्रिजन डायलेमा केस हमने देखा। अब इसी को हम अप्लाई करते हैं ओलिगोपोली मार्केट में। अजूम करो फर्म्स ने कार्टेल बनाया। पता है कार्टेल मतलब लास्ट क्लास में बताया था कि फर्म्स मिलके एक आपस में मिलकर एसोसिएशन बनाती है जो उसके बिहाफ पर डिसीजन लेती है रिगार्डिंग प्रॉफिट, प्राइस एंड आउटपुट। तो 2 फर्म्स है, फर्म ए और फर्म बी, दोनों मिलकर कार्टेल बनाया और उन्होंने एग्रीमेंट किया कि आउटपुट और प्राइस कैसे होगा जिससे उनका जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो हर फर्म के 2 चॉइस है, या तो कॉपरेट करे, कार्टेल ने जो डिसीजन लिया उसके साथ सहमत रहे, उसके अकॉर्डिंग काम करे, या चीट करे। ध्यान समझिएगा, फर्म ए और बी ने मिलकर कार्टेल बनाया, कार्टेल ने दोनों एग्रीमेंट किया रिगार्डिंग प्राइस, आउटपुट और जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। अब दोनों फर्म के पास 2 चॉइसेस है, या तो कॉपरेट करे, कॉपरेट का मतलब यह है कि तो फर्म ने जो कार्टेल ने जो एग्रीमेंट किए हैं उससे वो स्टिक रहे, उस पर काम करे, या फिर दोनों चीटिंग करे एक दूसरे से और जो डिसीजन लिया गया कार्टेल द्वारा वो उस पर स्टिक ना करे। तो यहाँ पे पे ऑफ मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार है। अगर दोनों फर्म कॉपरेट करती है, इट मीन्स अगर फर्म ए और फर्म बी कार्टेल द्वारा लिए गए डिसीजन पे स्टिक करती है, तो दोनों का प्रॉफिट होगा 15-15 लाख का ईच का। अगर दोनों चीट करती है तो दोनों का प्रॉफिट होगा 5-5 लाख का। अगर एक फर्म चीट करती है, दूसरी कॉपरेट करती है, तो इस केस में जो चीट कर रही है उसको 25 लाख का प्रॉफिट, और जो चीट नहीं कर रही है उसको 2 लाख का प्रॉफिट होगा। तो इसी को यहाँ पे हमने टेबल पर दर्शाया गया है। फर्म ए है यहाँ पे, यहाँ फर्म बी है। अगर फर्म ए भी चीट कर रही है, फर्म बी भी चीट कर रही है, दोनों को 5-5 लाख का प्रॉफिट है, ये रहा। अगर फर्म ए भी कॉपरेट कर रही है, फर्म बी भी कॉपरेट कर रही है, दोनों को 15 लाख का प्रॉफिट है, ये रहा।
अगर फर्म ए चीट करती है और फर्म बी कॉपरेट करती है तो जो फर्म चीट कर रही है उसको 25 लाख का प्रॉफिट, और जो कॉपरेट कर रही है उसको 2 लाख का प्रॉफिट। अगर फर्म ए कॉपरेट कर रही है और फर्म बी चीट कर रही है तो इस केस में जो चीट कर रही है उसको 25 लाख का प्रॉफिट, और जो कॉपरेट कर रही है उसको 2 लाख का प्रॉफिट। तो ये जो गेम है हमने इसका पे ऑफ मैट्रिक्स हमने बना लिया इसका। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर फर्म बी, हम फर्म ए की बेस्ट रिस्पॉन्स की बात करते हैं, अगर फर्म ए चीट करती है उस केस में अगर फर्म बी चीट करती है तो उस केस में फर्म ए के बाद 2 ऑप्शन है, चीट करना या कॉपरेट करना। अगर फर्म ए चीट करेगी तो उसको प्रॉफिट 5 का है, कॉपरेट करेगी तो प्रॉफिट 2 का है। इस केस में फर्म ए क्या करेगी, वो चीट करना पसंद करेगी। सो इस केस में फर्म ए क्या करेगी, चीट करना पसंद करेगी। सेम अगर फर्म बी कॉपरेट करती है उस केस में फर्म बी अगर कॉपरेट कर रही है उस केस में फर्म ए अगर चीट करती है तो उसको 25 लाख का प्रॉफिट है, और फर्म बी अगर कॉपरेट करती है तो उस केस में उसको 15 लाख का प्रॉफिट है। तो इस केस में अगेन फर्म ए क्या करेगी, चीट करेगी। तो हमने देखा फर्म ए हमेशा चीट करेगी रिगार्डलेस फर्म बी क्या कर रही है। फर्म बी जो मर्जी करे, फर्म ए यहाँ पे हमेशा चीट करेगी, जो कि आपका यहाँ पे है फर्म ए का बेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या निकल के आया, वो आया चीट निकल के। तो फर्म ए हमेशा चीट करेगी। अब फर्म बी की बात कर लेते हैं। अगर फर्म ए चीट करती है उस केस में फर्म बी का 2 ऑप्शन है, चीट करे या ना करे। अगर फर्म बी चीट करेगी तो प्रॉफिट 5 का होगा, नहीं करेगी प्रॉफिट 2 का होगा। तो फर्म बी यहाँ पे क्या करेगी, वो चीट करना पसंद करेगी। सिमिलरली अगर फर्म ए कॉपरेट करती है उस केस में फर्म बी के पास 2 ऑप्शन है, चीट करे या कॉपरेट करे। अगर फर्म बी चीट करती है उस केस में फर्म बी का प्रॉफिट 25 है, नहीं करती तो उसका प्रॉफिट 15 है। तो इस केस में फर्म बी क्या करना पसंद करेगी, वो चीट करना पसंद करेगी। सो इस केस में हमने देखा फर्म बी जो है मेरा चीट करेगी, चाहे फर्म ए जो मर्जी करे। तो फर्म बी का यहाँ पे बेस्ट डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या निकल के आया, वो चीट निकल के आया। तो फर्म ए का डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है चीट करना, फर्म बी का भी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है चीट करना। तो इक्वल यहाँ पे क्या आएगा, चीट चीट, दोनों फर्म चीट करेगी। और पे ऑफ क्या आएगा दोनों का, ये आएगा 5-5, दोनों फर्म 5-5 लाख रुपए कमाएगी। तो यहाँ पे डायलेमा क्या हुआ, यहाँ पे देखा इस गेम में हमने, इस गेम से इक्वल निकल के आया कि दोनों फर्म चीट कर रही है। इस गेम में इक्वल क्या निकल के आ रहा है कि दोनों फर्म चीट कर रही है, दोनों फर्म 5-5 लाख रुपए कमा रही है, यह आपका आ रहा है इक्वल इस केस में। लेकिन अगर दोनों फर्म कॉपरेट करके चलती तो दोनों फर्म क्या कमाती, 15-15 लाख रुपए। और दोनों फर्म कॉपरेट करती, फर्म ए भी कॉपरेट कर रही है, फर्म बी भी कॉपरेट कर रही है, उस केस में दोनों फर्म कितना अर्न करती है, 15-15 लाख रुपए। सो इस केस में क्या हुआ, जब फर्म ए और बी अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रही है तो उनका प्रॉफिट 5-8 लाख का हो रहा है। अगर वो फर्म चीट नहीं करके कॉपरेट करती और कार्टेल द्वारा लिए गए डिसीजन पर स्टिक रहती तो उनका प्रॉफिट 15-15 लाख का होता। तो यहाँ पे यही देखने को मिला, जो प्रिजनर डिलेमा के केस में था, एग्जाम्पल के बिल्ला रंगा केस में था, तो बिल्ला रंगा ने सेल्फ इंटरेस्ट में डिसीजन लिए तो उनको ज़्यादा जेल हुई, 5-5 साल की एज कम्पेयर टू 2 ईयर्स। इस केस में भी जब फर्म ए और फर्म बी सेल्फ इंटरेस्ट में डिसीजन ले रही है, चीटिंग कर रही है, तो इस केस में भी उनको प्रॉफिट हो रहा है 10 लाख का से 5-5 लाख ईच। अगर वो दोनों फर्म सेल्फ इंटरेस्ट में ना काम करके कॉपरेट करती तो उस केस में दोनों का प्रॉफिट होता 30 लाख का, 15-15 लाख ईच। तो यही बताता है कि जस्ट लाइक प्रिजनर डिलेमा, म्यूचुअल डिफेक्शन लीड्स टू म्यूचुअल लॉस। तो इस केस में भी दोनों को, जो इक्लम केस में जो प्रॉफिट आ रहा है वो कम आ रहा है एज कम्पेयर टू प्रॉफिट अगर वो दोनों मिलकर साथ काम करते, कॉपरेट करके चलते। तो ये आपका प्रिजनर डिलेमा केस था ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्म ए और बी का प्रॉफिट 5-5 लाख रुपए है इक्वल पॉइंट पे, जब वो चीट कर रही है दोनों। अगर दोनों चीट नहीं करती, दोनों कॉपरेट करती, तो प्रॉफिट दोनों का 15-15 लाख आता। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों सेल्फ इंटरेस्ट में काम किया, अपने अपने लिए डिसीजन लिया अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। तो दोनों किस पॉइंट पर आके रुके, चीट पॉइंट पर रुके जहाँ प्रॉफिट 5-5 लाख का हो रहा है। और दोनों सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं होते, कॉपरेट करती है, उस केस में प्रॉफिट दोनों का 15-15 लाख होता। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, पहला तो ये कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब प्रिजनर डिलेमा केस में था, दोनों का अलग जेल में बंद कर दिया था, वहाँ पे दोनों ने दूसरे कम्युनिकेट नहीं किया था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वही सेम केस यहाँ पे है, फर्म्स के बीच में एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि इसको पैरा कर रहा है इस केस को। मिसट्रस्ट भी है, भरोसा नहीं है दूसरे के ऊपर। अगर फर्म सोच रही है अगर मैंने कॉपरेट किया, अगर चीट कर लिया तो फिर उसको नुकसान है, सेम दूसरी फर्म भी सोच रही है पहले फर्म के लिए, तो यहाँ पे मिसट्रस्ट है। दोनों फर्म का यहाँ पे है कि अपना अपना वो सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रही है, इस वजह से फर्म्स यहाँ पे रैशनली बिहेव कर रही है खुद के लिए, इरेशनली है
ग्रुप में, एज ए ग्रुप फर्म्स ने सेल्फ इंटरेस्ट में काम किया, खुद के लिए काम डिसीजन लिए, खुद के बेहतरी के लिए, उनके लिए ठीक है, बट एज ए ग्रुप वो रिजल्ट जो है, वो प्रॉफिट जो है कम निकल के आ रहा है। तो प्रेजेंट डिलेमा का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करता है कि कॉपरेशन जो है या फिर कार्टेल जो है वो फेल क्यों होता है। ये शो करता है इनस्टेबिलिटी या कोलिजिव एग्रीमेंट। कोलिजिव एग्रीमेंट मतलब यहाँ पे कार्टेल बनाया जाता है फर्म्स के द्वारा, वो फेल क्यों होता है। तो प्रेजेंट डिलेमा आपका ये शो करता है कि सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में ग्रुप को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, ग्रुप के ग्रुप्स प्रॉफिट को या टोटल प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन और मिसट्रस्ट फर्म्स के बीच में। तो ये आपका हुआ प्रेजेंट डिलेमा का केस। नेक्स्ट टॉपिक आपका रिपीटेड गेम्स और टिट फॉर टैट स्ट्रेटेजी। हमने प्रेजेंट डिलेमा का जब केस देखा, हमने उसमें अज्यूम करके चला था कि गेम सिर्फ एक ही बार प्ले किया जा रहा है, सिर्फ एक बार गेम प्ले हो रहा है। इट मीन्स डिसीजन जो फॉर्म्स ले रही है वो एक ही बार ले रही है, चाहे डिसीजन प्राइस को लेके हो या फिर आउटपुट या एडवर्टाइजमेंट को लेके हो, डिसीजन यहाँ पे एक ही बार ले रहा है फर्म्स के द्वारा। बट रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। ओलिगो जो फर्म्स है मार्केट के अंदर वो इंटरेक्ट करती है रिपीटली, मतलब सिर्फ एक बार डिसीजन लेती है, वो डिसीजन बार बार लेती जाती है रियल वर्ल्ड में। तो इस वजह से जब फर्म्स को बार बार एक दूसरे से उलझना है, टकराना है मार्केट के अंदर, तो उस केस में फर्म कॉपरेट करती है, ताकि उनको पता है कि वो हम बार बार इसी फर्म से आगे टकराने वाली है फ्यूचर में। इससे आपका जन्म हुआ रिपीटेड गेम्स और टिट फॉर टैट स्ट्रेटेजी का, वो हम पढ़ने वाले हैं। रिपीटेड गेम्स का मतलब है ए रिपीटेड गेम इज वन वेयर फर्म्स इंटरेक्ट ओवर मल्टीपल टाइम पीरियड्स। बट फर्म जो है मल्टीपल टाइम पीरियड में बार बार अपने काउंटर से इंटरेक्ट कर रही है, उसको हम बोलते हैं रिपीटेड गेम्स। डिफरेंस क्या है रिपीटेड गेम और वन शॉट गेम का? रिपीटेड गेम्स के अंदर क्या होता है कि फर्म चीट कर जाती है। अगर मुझे पता है कि मैं फर्म ए और फर्म बी को पता है कि मैंने सिर्फ एक बार डिसीजन लेना है, एक ही बार डिसीजन लेना मार्केट के अंदर रिगार्डिंग प्राइस, तो उस केस में फर्म ए और फर्म बी चीट कर जाएगी, क्योंकि पता है कि दोबारा मिलना है नहीं, दोबारा कोई डिसीजन मेकिंग होगी नहीं रिगार्डिंग प्राइस, तो उस केस में वो चीट कर जाएगी। बट रिपीटेड गेम्स में क्या होता है कि फर्म्स को पता है कि मुझे बार बार कॉम्पिटिशन करना है, इससे मार्केट रहना है, मैंने फर्म ए और फर्म बी को बार बार आपस में एक दूसरे कॉम्पिटिशन करना है। तो अगर एक फर्म चीट कर लेती है तो दूसरी फर्म उसको रिटेलिएट करेगी नेक्स्ट पीरियड में। तो यह होता है इस वजह से, रिटेलिएशन की डर की वजह से क्या होता है कि इस केस में कॉपरेशन देखने को मिलता है। अगर रिपीटेड गेम्स है, बार बार आपको अपने राइवल फर्म से टकराना है, इंटरेक्ट करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है बार बार ओवर द पीरियड, तो उस केस में कॉपरेशन देखने को मिलता है। अगर वही आपका इंटरेक्शन सिर्फ वन टाइम हो, अगर ऐसी गेम है जिसके अंदर सिर्फ एक टाइम इंटरेक्शन है फर्म्स के साथ, एक टाइम डिसीजन मेकिंग है, उस केस में चीटिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि एक बार तो मिलना भाई, एक ही बार डिसीजन लेना है रिगार्डिंग, एक ही बार प्राइस सेट करना है, चीटिंग कर लेते हैं। अगर वही डिसीजन रिपीटेड नेचर का हो, रिपीटेड गेम्स हो, बाबा इंटरेक्ट करना है, उस केस में चीटिंग की संभावना कम होती है फर्म्स के द्वारा, उस केस में कॉपरेशन देखने को मिलता है फर्म्स के बीच में, फर्म्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि रिपीटेड गेम से रिटेलिएशन का फियर होता है फर्म्स के अंदर, कि मैंने अगर फर्म ए ने आज चीट किया फर्म बी को, उसे पता है कि नेक्स्ट पीरियड में फर्म बी मुझे नहीं छोड़ेगा, वो फर्म बी फिर फर्म ए को रिटेलिएट करेगी। तो उस वजह से जब रिपीटेड गेम्स होती है वहाँ पे कॉपरेशन देखने को मिलता है। अब बात करें टिट फॉर टैट स्ट्रेटेजी, इसका मतलब क्या है? एक ऐसी स्ट्रेटेजी जहाँ पे एक फर्म रिपीट करता है अपने राइवल फर्म के लास्ट एक्शन को। जैसे बताया रिपीटेड गेम्स के अंदर मल्टीपल टाइम्स इंटरेक्शन होता है फर्म्स के बीच में रिगार्डिंग डिसीजन, तो उस केस में टिट फॉर स्ट्रेटेजी देखी जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक फर्म ने जो डिसीजन लिया था लास्ट पीरियड में, उसको राइवल फर्म उसका रिपीट करता है नेक्स्ट पीरियड में। सो टिट फॉर टैट स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी वेयर फर्म रिपीट्स द राइवल फर्म्स लास्ट एक्शन। जो लास्ट राउंड में या लास्ट पीरियड में जो राइवल फर्म ने डिसीजन लिया था उसको रिपीट करता है फर्म नेक्स्ट पीरियड में। अगर राइवल फर्म कॉपरेट करता है तो फर्म आल्सो कॉपरेट्स। टिट फॉर टैट है, जैसा तुमने किया वैसा मैं करूंगा। अगर राइवल फर्म ने कॉपरेट कर रहा है तो भाई दूसरा फर्म भी कॉपरेट करेगा। अगर राइवल फर्म ने चीट कर लिया तो फर्म भी उसको पनिश करेगा बाय चीटिंग इन द नेक्स्ट राउंड। टिट फॉर टैट, जैसा तुमने किया वैसा मैं आपके साथ कर रहा हूँ। फर्म ने अगर कॉपरेट किया तो दूसरी फर्म भी कॉपरेट कर रही है, फर्म ने चीटिंग की तो नेक्स्ट पीरियड में उस फर्म ने दूसरे फर्म ने उसके साथ चीटिंग की। तो ये होता है टिट फॉर टैट स्ट्रेटेजी। ये कुछ फीचर्स है टिट फॉर टैट स्ट्रेटेजी के। अब इसको समझते हैं हम एक पीयर मैट्रिक्स के थ्रू। दो फर्म है, फर्म ए और फर्म बी, यहाँ पे फर्म ए है, यहाँ पे फर्म बी है। प्राइसिंग पे डिसीजन हो रहा है, प्राइस लो रखना है कि हाई रखना है। अगर दोनों फर्म लो प्राइस चार्ज करती है
फर्म ए और फर्म बी लो प्राइस चार्ज करिए तो 10 10 का दोनों को प्रॉफिट है। और दोनों फर्म हाई चार्ज कर रही है तब 50 50 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे अगर दोनों फर्म लो चार्ज करे हर पीरियड में तो दोनों फर्म का 50 50 10 10 का प्रॉफिट है। और दोनों फर्म हाई प्राइस चार्ज कर रही है दोनों फर्म्स, तो दोनों फर्म का प्रॉफिट 50 50 का है हर पीरियड में। अगर एक फर्म को चीटिंग करना सोचे कि मैं चीट करता हूँ उसको, उस केस में क्या होगा, मान लो फर्म ए ने सोचा मैं चीट करता हूँ अगर प्राइस लो कर लेता हूँ, तो उस केस में फर्म ए का जो लो प्राइस सेट कर रहा है उसको प्रॉफिट 100 का है, दूसरे फर्म का प्रॉफिट -50 का है। सो अगर वो एक फर्म चीट कर रही है लो प्राइस सेट करके, तो चीटर का प्रॉफिट 100 का है और लॉयल फर्म का प्रॉफिट -50 का है। तो इस केस में क्या है, सिंस यहाँ पर टिट फॉर रिपीटेड गेम्स है तो इसमें टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी। अगर फर्म ए ने फर्स्ट पीरियड में हाई प्राइस चार्ज लो प्राइस चार्ज कर लिया, मतलब चीट किया फर्म बी को कम प्राइस चार्ज करके, तो नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा, फर्म बी भी उसका बदला लेगी, रिटेलिएट करेगी। तो रिपीटेड गेम्स के अंदर टिट फॉर स्ट्रैटेजी प्रिवेंट करती है चीटिंग। तो टिट फॉर टैट प्रिवेंट्स परमानेंट चीटिंग। तो टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी जो परमानेंट चीटिंग प्रिवेंट करती है, क्योंकि यहाँ रिपीटेड गेम्स है, मल्टीपल टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स बार जो फर्म से इंटरेक्ट करेगी दूसरे से आपस में, सिर्फ एक बार इंटरेक्शन नहीं होगा, एक बार डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, मल्टीपल टाइम्स होगी। अगर एक बार फर्स्ट टाइम में चीट किया किसी एक फर्म ने, तो दूसरा फर्म उसको दूसरे टाइम पीरियड में या दूसरे राउंड में उसको रिटेलिएट करेगा, चीट करेगा। सो इस डर की वजह से यहाँ पे फर्म्स कॉपरेशन दिखाती है, चीट नहीं करती है। सो टिट फॉर टैट स्ट्रेटेजी प्रिवेंट्स द परमानेंट चीटिंग, पनिशिंग चीटर इन द नेक्स्ट राउंड। अगर चीटिंग करता है तो उसको पनिश करती है नेक्स्ट राउंड में, तो ये प्रिवेंट करता है आपका चीटिंग और कॉपरेशन को, वो लीड करता है टिट फॉर टैट स्ट्रेटेजी जब आपके गेम्स रिपीटेड हो। अब इसमें भी रिपीटेड गेम्स में दो तरह के हैं। रिपीटेशन आपकी फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। फाइनाइट मतलब, इनफाइनाइट मतलब कि रिपीटेशन आपके एन नंबर टाइम्स होगी, मतलब रिपीटेशन का कोई अंत नहीं है। तो इस केस में टिट फॉर टैट स्ट्रेटेजी सस्टेन कर जाती है। टिट फॉर टैट सस्टेन कॉपरेशन, इस केस में कॉपरेशन सस्टेन कर जाता है थ्रू टिट फॉर टैट स्ट्रेटेजी, कि फर्म्स को पता है कि आज वो चीट करती है तो उसको कल पनिश किया जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट गेम्स रिपीट हो रही है, वो एन टाइम्स है, उसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है फर्म्स के लिए, कॉपरेट करे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए। अगर रिपीटेशन फाइनाइट टाइम्स है, मतलब पता है कि मुझे 10 लेट्स सपोज कि 10 बार इंटरेक्शन होगा, 10 बार प्राइस फिक्स होगा मार्केट के अंदर फर्म्स के द्वारा, तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि लास्ट राउंड में फर्म चीट कर सकती है। तो पता है कि 10वें राउंड के बाद 11 राउंड होगा नहीं, 10वां राउंड प्राइस सेट करने का, 11 राउंड कोई प्राइस सेट करने का है नहीं, तो 10वें राउंड में फर्म की हो सकती है इंसेंटिव फर्म्स की इच्छा हो सकती है कि वो चीट कर जाए। तो इस केस में चीटिंग कर देखा जा सकता है अगर आपका रिपीटेशन जो है गेम्स का वो फाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट है, अनंत है, कोई अंत नहीं है रिपीटेशन का, उस केस में कॉपरेशन देखने मिलता है थ्रू टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी। अदरवाइज इस केस में द फाइनाइट रिपीटेशन है, उस केस में आपका कॉपरेशन फेल होने का चांस रहता है जब आपका फाइनाइट गेम होता है, फाइनाइट रिपीटेशन गेम होता है। तो अभी हमने देखा रिपीटेड गेम्स सिर्फ एक बार इंटरेक्शन नहीं होता फर्म्स के बीच में, मल्टीपल टाइम्स ऑफ पीरियड में इंटरेक्शन होता है फर्म्स के बीच में रिगार्डिंग देयर डिसीजंस लाइक प्राइस, आउटपुट, एडवर्टाइजमेंट, ऑल दिस थिंग। तो उस केस में टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी आपको प्रिवेंट करती है चीटिंग। अगर फर्म को पता है कि मुझे फ्यूचर में दोबारा से इंटरेक्ट करना है, दोबारा डिसीजन मेकिंग करनी है रिगार्डिंग प्राइस, तो उस केस में अगर मैं चीटिंग करता हूँ आज के टाइम में, फ्यूचर में जाकर मुझे रिटेलिएट करेगा। तो इस डर के कारण यहाँ पे कॉपरेशन देखने मिलता है फर्म्स के द्वारा। और कॉपरेशन आपको देखने मिलेगा फाइनाइट इनफाइनाइट रिपीटेशन गेम में। फाइनाइट रिपीटेशन गेम में कॉपरेशन देखने को नहीं मिलता, कि फाइनाइट रिपीटेशन गेम में लास्ट राउंड ऑफ गेम में चीटिंग देखने को मिल सकती है, जिससे कॉपरेशन कोलैप्स हो सकता है। बट वही इनफाइनाइट रिपीटेशन गेम में जब रिपीटेशन जो कितनी बार होना है वो तय नहीं है, अनंत है, उस केस में आपको लॉन्ग टर्म कॉपरेशन देखने को मिलता है फर्म्स के द्वारा। आज के क्लास लास्ट टॉपिक है एंटी डिटरेंस इन ओलिगोपोली। आपको पता है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर फर्म्स की जो एंट्री होती है वो हाई बेयर ऑफ एंट्री देखने मिलती है। ओलिगोपोली मार्केट में फर्म्स की एंट्री इतनी आसान नहीं है, हाई बेयर ऑफ एंट्री देखने मिलती है। तो एंटी डिटरेंस का मतलब क्या है, एंटी डिटरेंस का मतलब वो स्ट्रेटजी से है जो यूज़ की जाती है एग्जिस्टिंग फर्म्स, जो मार्केट में ऑलरेडी फर्म्स है उनके द्वारा नए फर्म्स को मार्केट में आने से रोकने के लिए। तो एंटी डिटरेंस का मतलब हुआ ऐसी स्ट्रेटजी जो यूज़ की जा रही है एग्जिस्टिंग फर्म्स, जो फर्म ऑलरेडी मार्केट में है, जिसको इनकम्बेंट्स फर्म भी बोलते हैं, नए फर्म्स के एंट्री को मार्केट रोकने के लिए। तो एंट्री ऑफ न्यू फर्म रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म बाय इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन।
सब जिम तो यही हो रहा था, पसीना पसीना आ रहा है। ये जीवन है। तो नई फर्म की एंट्री से जो प्रॉफिट है एग्जिस्टिंग फर्म का वो कम हो जाता है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है। इस वजह से जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है मार्केट के अंदर, वो एंट्री को प्रिवेंट करने की कोशिश करती है। अब मोस्ट कॉमन स्ट्रेटेजी क्या होती है? कॉमन स्ट्रेटेजी क्या है एंट्री प्रिवेंट करने की? कि नए फर्म जो एंट्री करना चाहती है मार्केट में, उनको डरा के कि अगर आप मार्केट में आएंगे, मैं प्राइस कम कर लूँगा, मैं प्राइस को इस तरह कम करूँगा जिस प्राइस पे आप मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर पाए। तो मोस्ट कॉमन स्ट्रेटेजी क्या है फर्म्स के द्वारा मार्केट में नई फर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए? दैट इज थ्रेट टू लोअर प्राइसेस। फर्म्स को डराया जाता है, न्यू फर्म्स को, कि अगर मार्केट में आएंगे आप तो मैं अपने प्राइस मार्केट में कुछ इतना कम कर लूँगा, कुछ इस तरह कम कर लूँगा जिससे आप मार्केट में सस्टेन कर ही नहीं पाएंगे। तो ये मोस्ट कॉमन स्ट्रेटेजी है फर्म्स के द्वारा न्यू फर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन ये थ्रेड, ये डर जो है, ये तभी काम करता है जब ये क्रेडिबल हो, जब ये विश्वास लायक हो। क्रेडिबल नॉन क्रेडिबल क्या है अभी हम समझेंगे। पी ऑफ मैट्रिक्स विदाउट क्रेडिबल कमिटमेंट। अब देखिए, ये फर्म ए है जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रही है, ये फर्म बी है जो मार्केट में घुसना चाहती है, और यहाँ पे फर्म ए कह रही है अगर आप मार्केट में आएंगे तो मैं अपना प्राइस चेंज कर लूँगा, कुछ इस तरह जिससे आप मार्केट में सस्टेन कर ही ना पाए। ये डर दिखाया जा रहा है फर्म ए के द्वारा फर्म बी को। अब फर्म बी को देखना है कि ये जो डर जो दिखाया जा रहा है फर्म ए के द्वारा, वो क्रेडिबल है भी कि नहीं, मतलब विश्वास लायक है भी कि नहीं। देखते हैं, अगर फर्म ए हाई प्राइस चार्ज कर रहा है तो प्रॉफिट जो है फर्म ए का है 7, अगर फर्म ए एंटर करता है, सॉरी, अगर दोबारा दोबारा करते हैं इसको, अगर फर्म बी एंट्री करता है मार्केट में, जो पोटेंशियल एंट्रेंट है, फर्म बी मार्केट में एंट्री करने की कोशिश करता है, तो उस केस में फर्म ए के पास दो ऑप्शन है, हाई प्राइस चार्ज करें या लो प्राइस चार्ज करें। अगर फर्म ए हाई प्राइस चार्ज करता है, उस केस में उसका प्रॉफिट 7 का है और फर्म बी का प्रॉफिट 2 का होगा। अगर फर्म ए डरा रहा है फर्म बी को कि भैया अगर आप आए मार्केट के अंदर तो मैं अपना प्राइस कम कर लूँगा, अगर वो डर दिखा रहा है फर्म बी को, तो फर्म बी ने देखा अगर फर्म ए मार्केट मेरे मेरे मार्केट में घुसने से अपना प्रॉफिट, अगर घुसने से अपना प्राइस कम कर लेता है तो उसका प्रॉफिट 4 हो जाएगा, बट मेरा जो लॉस, मेरा प्रॉफिट है -2 है, मतलब 2 का लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्म भी अगर एंट्री करता है तो फर्म ए अपना हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, चार्ज करता रहता है, तो उस केस में फर्म ए का प्रॉफिट 7 है और फर्म बी का प्रॉफिट 2 होगा। अगर फर्म ए प्रॉफिट अपना प्राइस कम कर लेता है, उस केस में फर्म ए का प्रॉफिट 4 हो जाएगा, बट फर्म बी का प्रॉफिट -2 होगा। तो इस केस में एंट्री जो है फर्म बी के लिए अनप्रॉफिटेबल है। अभी यहाँ से देखने में क्या लग रहा है कि अगर एंट्री करता है फर्म बी तो फर्म ए अपना प्राइस कम कर लेगा, जिसके कारण फर्म बी का जो प्रॉफिट है वो -2 हो जाएगा, इट मीन फर्म बी को 2 का लॉस होगा। बट ये जो डर दिखाया जा रहा है फर्म ए के द्वारा फर्म बी को कि अगर मार्केट में मतलब प्राइस कम कर लूँगा, वो क्रेडिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से फर्म बी का, अगर फर्म ए अपना प्राइस कम कर भी लेता है फर्म बी की एंट्री से, तो फर्म ए का खुद का प्रॉफिट गिर जाएगा, फर्म ए का खुद का प्रॉफिट गिर जाएगा। अगर फर्म ए के प्रॉफिट प्राइस कम करने के डर से फर्म बी नहीं भी आता मार्केट में, तब भी उसका प्रॉफिट 7 से 6 पे हो रहा है, तब भी उसका प्रॉफिट गिर रहा है। अगर फर्म ए ने धमकी दी कि भैया आप आए तो मैं प्राइस कम कर लूँगा, उसको देख के अगर फर्म ने बी ने एंट्री कर भी ली तो उसका लॉस है, अब फर्म ए का प्रॉफिट कम हो गया। बट सेम वे इन, अगर फर्म बी एंट्री नहीं भी करता और वो अपना प्राइस कम कर लेता है, तो उस केस में भी फर्म ए का प्रॉफिट है वो गिर के 7 से 6 हो जा रहा है। इट मीन्स मोटा मोटी बात यह है कि फर्म ए के द्वारा जो यहाँ पर डर दिखाया जा रहा है फर्म बी को, वो क्रेडिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्म ए के द्वारा अगर प्राइस कम किया जाता है तो फर्म ए का भी लॉस या फर्म ए का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये डर जो है वो क्रेडिबल नहीं है फर्म ए के द्वारा फर्म बी को जो दिया जा रहा है प्राइस कम करने का। अब क्रेडिबल कमिटमेंट की बात किया है,
मतलब विश्वास लायक कमिटमेंट क्या हो सकती है फर्म ए के द्वारा? एंट्री को रोकने के लिए जो इफेक्टिव होगी ना, फर्म ए का जो डर है जो फर्म बी को दिया रहा है, वो इफेक्टिव तब होगा जब फर्म ए का डर जो क्रेडिबल होगा। इट मीन्स एक तरीका है अपने डर, अपने जो थ्रेट को क्रेडिबल बनाने का, कि फर्म ए अपना एक्सेस कैपेसिटी बिल्ड कर ले एंट्री से पहले। मतलब फर्म बी ने अपनी मार्केट में आने की इच्छा जाहिर की और फर्म ए ने अपना रिस्पॉन्स जाहिर किया कि भैया आप मार्केट में आएंगे, मैं प्राइस कम कर लूँगा। सिर्फ बोल लेने से या कहने से नहीं होगा, फर्म ए को उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। उसका डर तभी क्रेडिबल माना जाएगा या तभी उस डर की मार्केट वैल्यू होगी, फर्म बी के अंदर वैल्यू, वो डर बैठेगा जब फर्म ए उसके लिए काम भी करेगा। मान लो फर्म ए ने बोला कि मार्केट में आप आएंगे तो मैं प्राइस कम कर दूंगा। प्राइस कम करने से क्या होगा? मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और डिमांड को बढ़ाने के लिए सप्लाई भी होनी चाहिए। अगर फर्म ए एक्सेस कैपेसिटी बिल्ड कर ले उसके एंट्री से पहले, तो वो इंडिकेशन देगा फर्म बी को कि भैया मैं एंटर करना चाहता हूँ, उसने एंट्री से पहले अपना एक्सेस कैपेसिटी बिल्ड कर लिया, अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी उसने बढ़ा ली है। इट मीन्स मेरे एंट्री करने से वो प्राइस कम कर देगा, जिसके कारण मार्केट डिमांड बढ़ेगी और उसको पूरा करने के लिए उसके पास सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास उसने ऑलरेडी बिल्ड कर लिया। तो ये असली में डर पैदा करेगा फर्म बी के अंदर। तो दिस सिग्नल दैट फर्म इज प्रिपेयर टू लोअर प्राइस इफ नेसेसरी। द राइवल फर्म्स नो ए हैज़ द मीन्स टू फाइट एग्रेसिवली। इट मीन्स जब ऐसा कर लेगा वो फर्म ए, तो वो इंडिकेट करेगा फर्म बी के अंदर कि भैया फर्म ए के पास तैयारी की है उसने मेरे एंट्री से, अगर मैं एंट्री करता हूँ मुझसे लड़ने की। मुझसे लड़ने से मतलब मुझसे लड़ने के मतलब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस कम करके मुझसे वो मार्केट में टिकने नहीं देगा क्योंकि उसने प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी बढ़ा ली है। तो ये पे ऑफ मैट्रिक्स देखिए, जब कमिटमेंट आपकी कमिटमेंट क्रेडिबल होगी, उस केस में क्या होगा? फर्म बी एग्जिस्टिंग है, फर्म बी आपका पोटेंशियल है, फर्म बी एंट्री करता है, तो फर्म ए का दो ऑप्शन है, हाई प्राइस लो प्राइस। फर्म ए हाई प्राइस चार्ज कर रहा था, दो होता प्रॉफिट इसका, और फर्म बी एंट्री करता है तो प्रॉफिट दो होता। अगर फर्म बी एंट्री करता है, अगर उसके रिस्पॉन्स में फर्म बी अपना प्राइस कम कर लेता है, तो उस केस में फर्म ए का प्रॉफिट 1 से 3 हो जाएगा और फर्म बी का लॉस होगा 2 का। तो एक्सेस कैपेसिटी क्या हो रहा है? इफ फर्म बी एंटर्स, ए सेट्स लो प्राइस, फर्म बी एंटर हो रहा है, ए ने लो प्राइस सेट किया, तो फर्म का प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट 3 हो गया, 2 का लॉस हो गया, -2 का लॉस हुआ, बी का लॉस हुआ 2 का। अब फर्म बी एंटर्स करता है और ए सेट करता है हाई प्राइस, उसको प्रॉफिट 2 का है, फर्म बी का प्रॉफिट 2 है। सिंस लो प्राइस गिव्स बी अ लॉस ऑफ 2, बी विल डिस्करेज फ्रॉम एंटरिंग। दस एंट्री डिटेड बाय नॉट बाय मेयर थ्रेट बट बाय क्रेडिबल एक्शन लाइक एक्सेस कैपेसिटी। तो इस केस में क्या हुआ? एंट्री को रोकने की कोशिश की गई लो प्राइस करके, सिर्फ कहने से नहीं, उन्होंने उसके लिए काम भी किया फर्म ए ने, और काम का नतीजा यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? उसका प्रॉफिट बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है फर्म ए का। अगर फर्म ए का प्रॉफिट बढ़ता है प्राइस कम करने से, क्यों? क्योंकि प्राइस कम करने से इसका डिमांड बढ़ेगी और उसको डिमांड को उसको कैप्चर करने के लिए सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर से ऑलरेडी बिल्डअप कर रखा है एक्सेस कैपेसिटी के थ्रू। तो उस केस में फर्म बी एंटर करने से डरेगा, क्योंकि जो फर्म ए की धमकी है, डर जो है प्राइस कम करने का, वो क्रेडिबल है इस केस में। क्यों? क्योंकि इस केस में उसने अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा लिया था, जो कि रिफ्लेक्ट होता है फर्म ए के प्रॉफिट इंक्रीज में व्हेन फर्म्स ए डिक्रीज इट्स प्राइसेस। तो ये था आपका क्रेडिबल कमिटमेंट, जो रिफ्लेक्ट हुआ फर्म ए का इंक्रीज इन प्रॉफिट व्हेन फर्म्स ए डिक्रीज इट्स प्राइसेस इन द रिस्पॉन्स ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, दैट इज फर्म बी। अब मेथड ऑफ एंट्री डिटरेंस के मेथड क्या क्या हो सकते हैं? मतलब कमिटमेंट आपकी कमिटमेंट या थ्रेड आपका क्रेडिबल कब लगेगा? या जब आप उसके लिए काम करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल एक्सेस कैपेसिटी का, आपने प्राइस कम करने की धमकी दे रहे हैं, डर दिखा रहे हैं, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा ताकि लगे कि हाँ भाई ये बंदा रेडी है, फर्म ए रेडी है रिटेलिएट या लड़ने के लिए अगर मैं एंट्री करता हूँ। तो एक्सेस कैपेसिटी तरीका हो सकता है, या फर्म ए की ऑलरेडी रेपुटेशन मार्केट में एग्रेसिवनेस की, भैया फर्म ए की ऑलरेडी मार्केट में से रेपुटेशन है कि भाई जो भी नया फर्म आता है उसको मार्केट टिकने देता नहीं है वो। अगर ऐसी रेपुटेशन है उस केस में भी आपका ये एंट्री को प्रिवेंट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमिटमेंट्स, ये भी आपका एक मेथड है। तो की इनसाइट क्या निकला एंटी डिटरेंस वाले इस टॉपिक से? इसका निकला, ए थ्रेट इज इफेक्टिव ओनली इफ इट इज क्रेडिबल। द थ्रेट दिखाया जाता है इनकम्बेंट फर्म या एग्जिस्टिंग फर्म को के द्वारा न्यू कमर्स को, वो तभी क्रेडिबल माना जाएगा और तभी इफेक्टिव होगा जब वो क्रेडिबल हो। तो क्रेडिबिलिटी आप कैसे शो करेंगे? क्रेडिबिलिटी अपने थ्रेट की बाय प्रिपेयरिंग एक्सेस कैपेसिटी
मतलब आप फर्म बी को धमकी दे रहे हैं मैं प्राइस कम कर लूँगा, तो प्राइस कम करने के लिए आपको प्रिपेयर भी होना पड़ेगा, तो तभी जाके आपका जो डर है वो क्रेडिबल रहेगा। इन शॉर्ट समरी क्या है, एंट्री बाय न्यू फर्म्स रिड्यूस इनकम्बेंट प्रॉफिट, न्यू फर्म्स की एंट्री से इनकम्बेंट फर्म का प्रॉफिट कम हो जाता है, तो इसको रोकने के लिए प्राइस थ्रेट दिया जाता है फर्म्स के द्वारा, इनकम्बेंट फर्म या एग्जिस्टिंग फर्म्स के द्वारा। अगर से सिंपल प्राइस थ्रेट होगा तो ये फेल हो जाएगा क्योंकि क्रेडिबल नहीं है। क्रेडिबिलिटी कैन बी अचीव थ्रू एक्सेस कैपेसिटी कमिटमेंट रेपुटेशन, विथ क्रेडिबल कमिटमेंट न्यू एंट्रेंट स्टे आउट एंड इनकम्बेंट मेंटेन हाई प्रॉफिट। तो सार क्या रहा है पूरे एंट्री डिटेल्स वाले टॉपिक का, इसका ये रहा कि भाई न्यू फर्म के एंट्री से एग्जिस्टिंग फर्म या इनकम्बेंट फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा। उसको रोकने के लिए फर्म एक तरीका अपनाती है प्राइस कम करने की धमकी का, कि भैया मैं प्राइस कम कर दूंगा इतना अगर आपने एंटर किया, जिससे आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये प्राइस कम करने की धमकी आपकी तभी इफेक्टिव होगी जब ये आपकी धमकी क्रेडिबल होगी। क्रेडिबल मतलब जब आप उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ काम करेंगे, जैसा कि क्रेडिबिलिटी दिखाई जा सकती है एक्सेस कैपेसिटी के थ्रू। प्राइस कम करना है मतलब डिमांड बढ़ेगी, इसको सप्लाई के लिए आपको इंफ्रा चाहिए, सब डिमांड जो बढ़ती है उसको कैप्चर करने के लिए, तो आपने एक्सेस कैपेसिटी बिल्ड कर ली। या फिर आपकी रेपुटेशन मार्केट में ऐसी हो कि भैया ये ऐसी फर्म है कि न्यू फर्म्स को आते ही ये उसको खत्म कर देता है प्राइस कम करके, तो ऐसी रेपुटेशन होता है जाके आपकी वो धमकी जो है या थ्रेट जो है वो क्रेडिबल मानी जाएगी। विद क्रेडिबल कमिटमेंट, क्रेडिबल थ्रेट के थ्रू नए फर्म्स मार्केट में से डरती है, और इनकमेंट फर्म्स है या एग्जिस्टिंग फर्म का प्रॉफिट उनको हाई मेंटेन रहता है। तो ये था आपका आज का टॉपिक जो था गेम थ्योरी के ऊपर ओलिगोपोली केस के अंदर। अब हम इसके पीवाई को डिस्कस करते हैं। पहला है एपिसोड फॉलोइंग इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ गेम। गेम के तीन तीन की एलिमेंट्स होते हैं, पहला प्लेयर, स्ट्रेटेजी और पे ऑफ। जो आपके तीन आपके की एलिमेंट्स है किसी भी गेम के। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, 1 2 एंड 3। कह रहा है फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, कौन सा फॉलोइंग पेयर करेक्ट है। कोऑपरेटिव गेम्स में क्या होता है कि इन्फोर्सेबल आपका एग्रीमेंट होता है फर्म्स के बीच में, और नॉन कोऑपरेटिव गेम्स के अंदर ऐसा कोई एग्रीमेंट देखने को नहीं मिलता। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी दैट्स बोथ ए 1 एंड 2। इन जीरो सम्स गेम्स में क्या होता है, जीरो सम गेम्स आपका कॉन्स्टेंट सम गेम का एक स्पेसिफिक टाइप है। कॉन्स्टेंट सम गेम क्या करता है कि एक गेम की वैल्यू फिक्स है, मतलब मीन्स एक गेम्स के प्ले करने से जो प्रॉफिट आना है या जो गेन होना है उसका अमाउंट फिक्स है। ये कांस्टेंट सम गेम कहता है। कांस्टेंट सम गेम का एक स्पेशल टाइप है जीरो सम गेम, जो कहता है कि गेम के अंदर अगर किसी पार्टी को एक प्लेयर को गेन हो रहा है, गेन ऑफ वन प्लेयर, इट इज इक्वल टू द लॉस ऑफ अनदर प्लेयर। तो एक प्लेयर का गेन दूसरे प्लेयर के लॉस के बराबर है जीरो सम गेम्स के अंदर। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, वन लॉस इज अनदर गेन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन अ रिपीट गेम, द इनिशियल गेम विच इज रिपीटेड एवरी टाइम पीरियड इज कॉल्ड दिस। अच्छा, हमने रिपीटेशन गेम के बारे में बात की थी, उसका चीज बताना भूल गया था। रिपीटेशन गेम के अंदर तो इनिशियल गेम जो होता है जो हर स्टेज में रिपीट होता है हर टाइम पीरियड में, उसको हम बोलते हैं स्टेज गेम। तो आंसर है ऑप्शन ए। विच और फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट अबाउट नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम के लिए के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट है। नैश इक्विलिब्रियम कहता है कि दो नैश में दो बात कहता है, दो नैश में ये कहता है, पहली बात ये करता है कि हर प्लेयर अपना बेस्ट स्ट्रेटजी प्ले करे इन रिस्पॉन्स टू अदर प्लेयर स्ट्रेटजी। और दूसरी बात ये बोलता है कि किसी भी एक आफ्टर टेनिंग इक्विलिब्रियम किसी भी एक प्लेयर को इंसेंटिव ना हो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने का अकेले अपने दम पर। तो इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विच सेज कि नो प्लेयर हैज एनीथिंग टू गेन बाय चेंजिंग इट्स स्ट्रेटजी गिवन स्ट्रेटजी ऑफ द अदर प्लेयर। किसी भी एक प्लेयर को इंसेंटिव नहीं है अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने का अकेले अपने दम पर। इट मीन्स कोई भी प्लेयर के पास कोई इंसेंटिव नहीं है स्ट्रेटजी चेंज करने का गिवन द स्ट्रेटजी ऑफ अदर प्लेयर की स्ट्रेटजी कांस्टेंट है, अनचेंज है। उस केस में अगर एक प्लेयर अपना स्ट्रेटजी चेंज करता है और उससे कोई इंसेंटिव नहीं मिलता उसको, तो वो आपका कहलाता है नैश इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन अ गेम थोड़े सेट ऑफ आउटकम्स फॉर अ गेम इज डिटरमाइंड बाय पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि आपके पास पे ऑफ गेम होता है या फिर क्या है कि प्रॉफिट एसोसिएटेड विद ईच स्ट्रेटजी फॉर ईच प्लेयर्स, और अंदर पे ऑफ में मैट्रिक्स का गेम होता है। तो इन गेम थ्योरी सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ अ गेम, आउट गेम्स के जो आउटकम्स होंगे वो किससे डिटरमाइन होता है, वो आपका पे ऑफ मैट्रिक्स से डिसाइड होता है। जैसे आप बनाया जाए पे ऑफ मैट्रिक्स, मान लो ये हम एडवर्टाइजमेंट और नॉन एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे फर्म ए बी है, यहाँ पे फर्म ए है।
यहाँ पे कुछ नंबर्स है। फर्म के बाद दो स्ट्रैटेजी है, एडवर्टाइजमेंट नॉन एडवर्टाइजमेंट। फर्म के बाद दो स्ट्रैटेजी, एडवर्टाइजमेंट नॉन एडवर्टाइजमेंट। तो दो स्ट्रैटेजी है, तो इसके अंदर जो नंबर्स है, सेलेक्ट दीज आर आउटकम्स ऑफ द गेम डिटरमाइंड बाय द पे ऑफ मैट्रिक्स। The set of outcome of a game determined by the payoff matrix. प्रिजनर डिलेमा। प्रिजनर डिलेमा अंदर क्या था, ये आपका एक तो वन शॉट गेम है, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक बार गेम खेली जा रही है, एक बार डिसीजन लिया जा रहा है, और ये आपका सिक्वेंशल नहीं है, मतलब ये आपका साइमल्टेनियस गेम है। इसका मतलब एक सेम टाइम पे डिसीजन लिया जा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है, सिक्वेंशल वाला। सिक्वेंशल गेम नहीं है। सिक्वेंशल गेम में क्या होता है कि पहले एक प्लेयर डिसीजन लेता है, उसके रिस्पॉन्स में इसको देख के ऑब्जर्व करके दूसरा प्लेयर डिसीजन लेता है, वो सिक्वेंशल गेम होता है। साइमल्टेनियस गेम में क्या होता है, दोनों प्लेयर सेम टाइम पीरियड पे डिसीजन लेते हैं। तो प्रेजेंट डिलेमा केस में सेम टाइम पीरियड पर डिसीजन लिया जाता है, तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ये जीरो सम गेम भी नहीं है, जीरो सम गेम भी नहीं है। इट मीन्स इस गेम का जो सम है वो कॉन्स्टेंट, वो इस गेम के अंदर एक प्लेयर का जो प्रॉफिट है और दूसरे प्लेयर के लॉस के बराबर नहीं होता। जो अगर मैं एग्जांपल लिख रहा बिल्ला रंगा वाला प्रेजेंट डायलेमा के अंदर, अगर एक प्लेयर को प्रॉफिट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट इज नॉट इक्वल टू द लॉस ऑफ अदर प्लेयर, तो ये भी जीरो सम गेम भी नहीं है, ये रिपीटेड गेम भी नहीं है, क्योंकि इस गेम के अंदर एक बार डिसीजन लिया था, ये वन शॉट गेम आपका। ये आपका नॉन जीरो सम गेम है। इट मीन्स इस गेम का सम जो है वो नॉन जीरो है। इट मीन्स एक का प्रॉफिट जो है एक प्लेयर का, इट इज़ नॉट इक्वल टू लॉस ऑफ अनदर प्लेयर। आंसर हुआ इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दैट इज नॉन जीरो सम गेम। नेक्स्ट है द बेस्ट स्ट्रेटेजी इन प्रेजेंट डिलेमा इज टू चीट। हमने देखा प्रेजेंट डिलेमा केस में, प्रेजेंट डिलेमा केस ये शो करता है कि जब प्लेयर्स अपना सेल्फ इंटरेस्ट में डिसीजन लेते हैं तो उनका जो आउटकम होता है वो वर्स्ट निकल के आता है, या एज कम्पेयर टू द आउटकम इन द केस ऑफ कॉपरेशन। तो इट मीन्स अगर ओलिगोपोली मार्केट की बात करें तो फर्म अगर चीट करती है, दोनों फर्म्स, तो चीट करने से तो फर्म्स का प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जो इंडिकेट करता है फर्म्स का सेल्फ इंटरेस्ट। सो इन केस ऑफ चीटिंग बाय फर्म, द प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है वो प्रॉफिट आपको कम होगा एज कम्पेयर टू द प्रॉफिट अगर वो दोनों फर्म कॉपरेट करके चलती। तो चीटिंग आपका बेस्ट स्ट्रेटजी निकल के आता है प्रेजेंट डिलेमा केस में। और ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब चीटिंग यहाँ पे क्यों हो रही है, क्योंकि ये गेम आपका एक वन शॉट गेम है प्रेजेंट डिलेमा। इसमें आप गेम से एक बार खेलते हो, आपको पता है कि नेक्स्ट पीरियड में तो गेम खेलना नहीं है, तो एक ही राउंड का गेम होता है। इस एक वन राउंड गेम में प्लेयर चीटिंग कर जाते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। सो द बेस्ट स्ट्रेटेजी इन प्रेजेंट डिलेमा इज टू चीट व्हेन यू प्लेयर अ गेम वंस। जब एक बार गेम खेलते हैं उस केस में आप चीट करने का बेस्ट स्ट्रेटेजी रहता है। अदरवाइज अगर आप गेम बार खेलेंगे, रिपीटेशन मोड में खेलेंगे, तब चीटिंग नहीं कर पाएंगे। तो क्या, क्योंकि टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर आप चीटिंग करते हैं एक राउंड ऑफ गेम में, तो नेक्स्ट राउंड ऑफ गेम में आपको पनिश किया जाएगा दूसरे फॉर्म्स के द्वारा। सो द बेस्ट स्ट्रेटजी इन प्रेजेंट डिलेमा इज टू चीट व्हेन यू प्ले द गेम्स वंस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेशनल क्या है, नेशनल कह रहा है कि ईच प्लेयर चूज हिज बेस्ट स्ट्रेटजी गिवन द स्ट्रेटजी ऑफ द अदर प्लेयर्स। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 9। तो ये था कुछ क्वेश्चन ऑफ PYQ में प्रीवियस से देखने को मिलते हैं गेम थ्योरी से। इसी साथ आपका फाइनली ओलिगोपोली का टॉपिक जो है वो खत्म हुआ। ओलिगोपोली टॉपिक हमने 3 लेक्चर में कवर किया। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली, सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कोलिजिव ओलिगोपोली, एंड आज की थर्ड लेक्चर में हमने कवर किया गेम थ्योरी ओलिगोपोली के केस में। तो उसी साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।